क्या आप उन्हें जानते हैं? करण कुछ सोच हुए अपने मन में कहता है, गर आशी घर ने को नी तो कीत गई। अगर आशी घर पर नहीं है तो कहाँ गई? सिमरन जी करण को किसी सोच में खोए हुए देख कहती हैं, हो सकता है कोई जरूरी काम आ गया हो, शाम तक आ जाएगी। एक एक कर सभी रस्में पूरी हो जाती हैं। बारात का निकलने का समय हो चुका था, लेकिन आशी अभी तक नहीं आई थी। सिमरन जी थोड़ी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि आशी उनका कॉल पिक नहीं कर रही थी। ना जाने सुबह से सिमरन जी कितनी बार आशी का नंबर ट्राई कर चुकी थी। सिमरन जी करण से जाकर कहती है, करण जो कि अक्ष के साथ बात कर रहा था। करण ने आज ब्लैक कलर का ट्रेडिशनल कुर्ता पहना था, जिस पर गोल्डन प्रिंट था। करण सिमरन जी की ओर पलट कर कहता है, हाँ माँ। सिमरन जी घबराए आवाज में कहती है, बेटा आशी अभी तक नहीं आई, मेरा फोन भी नहीं उठा रही, तुम करके देखो आशी के पास कॉल, मुझे घबराहट हो रही है, वो ठीक तो है ना? करण सिमरन जी को शांत करवाते हुए कहता है, आप शांत हो जाओ, मैं देखूं हूं। करण इतना कह साइड में जाकर आशी के पास कॉल करता है, लेकिन आशी तो करण का भी कॉल पिक नहीं करती। करण वंश से आशी की लोकेशन निकालने के लिए कहता है। वंश कुछ ही मिनटों में आशी की लोकेशन भेज देता है। करण सिमरन जी से कहता है, माँ मैं आशी ने लेके आयु हूँ, आप सब चले जाना, हम होटल में आ जावांगे सीधा। करण आशी की लोकेशन पर निकल पड़ता है। कुछ देर बाद करण एक छोटे से घर के बाहर अपनी कार रोकता है। सामने आशी की कार खड़ी थी। करण कार में चेक करता है, लेकिन कार में कोई भी नहीं था। करण सामने उस घर के अंदर चला जाता है। करण अंदर आता है तो उस घर में बस एक डिम लाइट ऑन थी। करण इधर उधर नजरें दौड़ा कर देखता है तो सामने आशी नहीं थी, लेकिन ऊपर एक रूम में लाइट ऑन थी। ये देखकर करण सीधा उस कमरे की ओर बढ़ जाता है। आशी बेड के पास उस कमरे में जमीन पर बैठी थी और कुछ फोटोग्राफ आशी के सामने रखी हुई थी। वो सारी फोटोज आशी और नाज के बचपन की थी। आशी एक एक फोटो को देखकर अपना और नाज का बचपन की मोमेंट्स को याद कर रही थी। आशी उन फोटोज को देखकर इमोशनल हो रही थी, लेकिन आशी अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रखती है। आशी को अपने पीछे कदमों की आहट आती है तो आशी पीछे मुड़कर देखती है। करण आशी के कंधे पर हाथ रख आशी के पास वही बैठ जाता है और आशी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर कहता है कि होया आशी तू अड़े क्यों है और बेरा है तन्ने घर ने माँ तेरे खातर कितना परेशान हो गई थी, तू किसी का फोन भी ना उठाती, के होगा ईसा जो तू अड़े बैठ के नाज की और अपनी बचपन की फोटो देखन लाग रही है। क्या हुआ आशी तुम यहाँ क्यों हो, और पता है घर में माँ तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी, तुम किसी का फोन भी नहीं उठा रही, क्या हो गया ऐसा जो तुम आज यहाँ बैठकर नाज और अपनी बचपन की फोटोज को देख रही है? आशी करण को देख अब तक जिन इमोशंस को कंट्रोल कर बैठी थी, आशी अपने सारे कंट्रोल को खो देती है। करण के सीने में अपना सर छुपाकर आशी कहती है, आज पहली बार करण मुझे फील हुआ है कि मैं नाज की स्टेप सिस्टर हूँ। आज मैंने पहली बार नाज की आंखों में अपने लिए प्यार नहीं नफरत देखी है, मैंने नाज की आंखों में अपने लिए कड़वापन देखा है। फ्लैशबैक, रोनी का बंगलो। रोनी के बंगले के अंदर इंटर होती है और जोर जोर से चिल्लाती है, नाज नाज कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ, नाज देखो तुम्हारी दी तुमसे मिलने आई है। नाज ऊपर रूम में थी। नाज जैसे ही आशी की आवाज़ सुनती है खुश हो जाती है और जल्दी से भागकर नीचे आती है, लेकिन जैसे ही नाज आशी को अपने सामने देखती है तो आज अपनी कदमों को वहीं रोक लेती है और स्लो मोशन में चलकर आती है। आशी नाज को देख नाज की ओर आगे बढ़ती है। नाज धीरे धीरे कर सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए आशी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। आशी नाज को आगे बढ़ गले लगा लेती है। आशी कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद पीछे हो नाज के सिर पर किस कर नाज के ऊपर से नीचे तक अच्छे से चेक कर कहती है, नाज तू ठीक तो है ना? अब तो मुझे बता, तूने यह शादी अपनी मर्जी से की है या इस रोनी के दबाव में आकार की है? आशी की आवाज में एक तीखापन साफ नजर आ रहा था। आशी ने यह सवाल रोनी को देखकर कहा था, जो नाच के पीछे पीछे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहा था। नाज एक बार रोनी की ओर देखते हैं और अपने मन में सोचती है, शादी तो मर्जी से ही की थी, लेकिन शायद इसकी रोनी की बातों को सच मान मैंने गलत आ गई। लेकिन मैं अब आपको सच नहीं बताऊंगी, जो ये रोनी चाहता है ना, वह इसे कभी नहीं मिलेगा। आशी का चेहरा नाज अपनी ओर करते हुए कहती है, दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यह शादी मैंने अपनी मर्जी से ही की है। अपने होशों आवाज में आकर नाज के चेहरे को अपने दोनों हाथ में थाम कर आशी कहती है, तुम सच में इस शादी से खुश तो हो ना? अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ है ना तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रुकने दूंगी। नाज आशी के दोनों हाथों को अपने हाथ में थाम कर कहती है, दी मैं एकदम ठीक हूँ और अब आप यहाँ से जाए। आशी छोटी नजरें कर नाज की ओर देखते हुए कहती है, मैं यहाँ से जाऊंगी, मैं यहाँ से तुम्हें लेने आई हूँ, मैं अकेले नहीं जाने वाली, तुम भी मेरे साथ चलोगी। इतना कहकर आशी नाज की कलाई पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाने लगती हैं। नाज अपने कलाई को एक झटके के साथ आशी के हाथ से छुड़वाते हुए तेज आवाज में कहती है, दी हाथ छोड़िए मेरा, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली,
मैं यही रहने वाली हूँ। नाज अपने दिल पर पत्थर रख कर आशी से इस तरीके से बात कर रही थी। नाज नहीं चाहती थी कि आशी ज्यादा देर यहाँ रुके, या आशी को कैसे भी करके पता चले कि नाज ने इस घर में आकर इतना काम किया है जितना अपनी 21 साल की उम्र में नाज ने आज तक नहीं किया था। रोनी ने नाज को जिस तरीके से ट्रीट किया था वो आशी जान ना जाए, क्योंकि आशी नाज के झूठ को पकड़ लेगी तो सच जान जाएगी, इसलिए नाज आशी से रूडली बात करती है। नाज एरोजेंटली आगे कहती हैं, दी आप भी तो शादी के बाद जीजू के साथ रहती है तो मैं भी रोनी के साथ रहूंगी। इतना कह नाज रोनी के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। आशी नाज के पास जाकर कहती हैं, तुझे यहाँ सच में रहना है? किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की ना इस शादी के लिए? बस एक बार बता दें। नाज आशी से रूडली कहती हैं, दी ये इतनी झूठी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो आज तक वो शख्स खुले में क्यों घूम रहा है जिसने उस रात मेरा यूज किया? क्या कर रही है आप? नाज पॉज ले आगे कहती हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, आप जा सकती है। दरवाजा उस ओर है। सामने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहती हैं। आशी तो नाज के इस रिएक्शन को अपनी आंखें बिना झपकाए आंखें फाड़े हैरानी से देख रही थीं। आशी को अपने सामने खड़ी नाज पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही नाज है जो कभी अपने लिए जो कुछ भी खरीदती थी उससे पहले वो आशी के लिए लेती थी। आज वो आशी को सुना रही थी। फ्लैशबैक एंड। करण आशी को शांत करवाते हुए कहता है, मेरी आशी इतनी कमजोर कोनिक नहीं है। कुछ देर बाद करण आशी को हवेली लेकर आता है। हवेली में इस समय बाद नीति और कुछ गांव की औरतें मौजूद थी। हरियाणा में अपने बेटे के फेरे मां नहीं देखती, इसलिए नीति जी घर पर ही बाकी महिलाएं के साथ में खुड़िये के रस्म की तैयारी कर रही थी। आशी सीधा बिना किसी से कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है। करण भी आशी के पीछे जाता है। एक औरत हैरानी से उन्हें देखकर करण को रोकते हुए कहती हैं, तुम दोनों कुछ ज्यादा जल्दी बारात में से वापस नहीं आ गए, लगता है सबसे पहले आने का नेक तुम्हें चाहिए। करण पीछे पलटकर उन सभी से कहता है, अभी हम गए ही नहीं, जो बारात से सबसे पहले कैसे आएंगे काकी? इतना कह करण रूम में चला जाता है। जो बारात में जाकर सबसे पहले घर वापस आते हैं उन्हें नेक मिलता है। थोड़ी देर बाद करण और आशी दोनों ही आदि और निशी के वेडिंग वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। आशी ने करण से मैचिंग ब्लैक कलर का लहंगा पहना था, गोल्डन फ्लावर प्रिंट के साथ। पूरी चौधरी फैमिली जहां पहले से ही मौजूद थे। सिमरन जी जल्दी से आगे आकर आशी के पास जाती है। सिमरन जी तो यहां आई थी तभी से ही एंट्रेंस पर नजरें गड़ाए बैठी थी। सिमरन जी आशी के पास जाकर चिंता जताते हुए कहती हैं, आशी बेटा कहाँ थी तू? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पता है कितना परेशान थी मैं तुम्हारे लिए, ना जाने क्या कुछ नहीं। सिमरन जी एक ही सांस में बोल गई। आशी सिमरन जी को शांत करवाते हुए कहती हैं, माँ वो जरूरी काम था और मेरा फोन साइलेंस पर था इसलिए मुझे पता नहीं चला और मैं आपकी कॉल पिक नहीं कर पाए। करण सिमरन जी से कहता है, एर थारा सासू बहू की वार्तालाप होली हो तो भीतर चाला या सिमरन तू हमने आड़े एक खड़ा रखेंगी? अगर तुम्हारा सास बहू का मिलना पूरा हो लिया हो तो अंदर चले या सिमरन तुम हमें अब यही खड़ा रखोगी? राज जी करण के पास आकर दूसरी ओर इशारा करते हैं। करण उस ओर देखता है तो वहां पर मांगे जी और रमा खड़े थे। मांगे जी के चेहरे पर घबराहट के मारे पसीना साफ नजर आ रहा था। मांगे जी को डर लग रहा था कि रणधीर चौधरी ने उन्हें गांव से जाने को कहा था और वो राज जी और करण के कहने पर आदि की शादी में आए थे। करण राज जी के साथ आकाश जी की ओर चले जाते हैं। जिंदल और नत्तू की फैमिली भी यहां आए हुए थे। करण आकाश जी के पास जाकर उनके श्री और पार्वती जी, नत्तू के मामा मामी सभी के पैर छूता है और आकाश जी के सामने जाकर पंजों के बल बैठ जाता है और आकाश जी को मांगे जी और रमा की ओर इशारा करते हुए कहता है, पापा क्या आप उन दोनों को जानते हैं? इतना कह करण आकाश जी के फेस को उन दोनों की ओर घुमा देता है। उन दोनों को देखकर आकाश जी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। आकाश जी की आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क कर उनके गाल पर आ जाते हैं। आकाश जी हाँ में जवाब देते हुए अपनी पलकें 2 बार झपका देते हैं। श्री जो आकाश जी के पास खड़ी थी उसकी नजरें भी रमा और मांगे जी पर जाकर रुक जाती है। एपिसोड 102 श्री का घुटनों पर बैठना। अब आगे आकाश जी नम आंखों में हैरानी लिए मांगे जी को देख रहे थे। आकाश जी किसी सोच में गुम हो जाते हैं। फ्लैशबैक। आशी को गोदाम में से बचाकर जब वो आदमी लाता है। जब आशी को वो आदमी अपना कुर्ता पहना कर लाता है तो वो आशी को वही पास ही में अपने घर ले जाता है और अपने घर में जाकर आंगन में रखी खाट पर आशी को लिटाते हुए अपनी बीवी को आवाज लगाते हुए कहता है, भगवान ओ भगवान बाहर जल दिया। उसकी बीवी अंदर से तेज कदमों से आते हुए कहती हैं, क्या बिजली पड़ गई? आगे के शब्द उसकी बीवी के अधूरे रह जाते हैं आशी को देखकर। उसकी बीवी भागते हुए आशी के पास आकर अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने पति से कहती है, ये इस छोरी के साथ ये सब किसने किया? कहाँ मिली ये आपको? ये नहीं बता सकता। इस लड़की को देखो, इसकी हालत कुछ करो। आदमी कहता है,
उसकी बीवी कहती है, लेकिन ये सब किसने किया आपको पता है? वो आदमी कुछ नहीं कहता। वो औरत ये देख इतना तो समझ जाती है कि उसके पति को जरूर कुछ पता है, लेकिन वो उसे बता नहीं रहा। वो अपने पति से कहती है, आप इस लड़की को अंदर कमरे में सुला दीजिए, मैं इसके कपड़े चेंज कर दूंगी। वो आदमी अंदर कमरे में आशी को बेड पर सुलाकर बाहर आ जाता है और उसकी बीवी आशी को स्पंज बाथ देकर आशी के जख्मों पर मरहम लगा देती है। आशी के जख्मों पर मरहम लगा देती है। आशी को अपनी बेटी के कपड़े पहना देती हैं। वो औरत बाहर आकर अपने पति से कहती हैं, आप सच सच बताइए, आप जानते हैं कि ये सब इस लड़की के साथ किसने किया? हमें पुलिस को बताना चाहिए। वो आदमी कहता है, हम ऐसे कैसे पुलिस के पास चले जाएं? उसके होश में आने तक का इंतजार करो। सुबह से शाम हो जाती है, तब कहीं जाकर आशी पर से ड्रग्स का असर खत्म हो जाता है। आशी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं। आशी को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, सब धुंधला धुंधला सा था। आशी अपनी आंखों को पूरा खोलकर देखती है और खुद को अनजान जगह देख बेड से उठकर बैठ जाती है। आशी की एक आह निकल जाती है। तभी वो औरत आशी के पास आकर बैठ जाती है और आशी के कंधे पर अपना हाथ रख आशी को दिलासा देती है। आशी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आशी उनसे फ़ोन मांगते हुए कहती है, मुझे अपने पापा के पास फ़ोन करना है, क्योंकि आशी का फ़ोन तो टूट चुका था जब उसकी वहाँ हाथापाई हुई थी। मासूम से बच्ची को अपनी आंखों के सामने यूं रोते हुए इस हाल में देख उसके भी आंसू निकल जाते हैं। वो औरत अपना सर हाँ में हिलाकर बाहर आकर अपने पति को बताती है और कहती है उसे होश आ गया। इतना कह वापस अपना फ़ोन ले आशी को देकर आती हैं। आशी आकाश जी के पास कॉल करती है। जैसे ही आकाश जी आशी की कॉल को पिक करते हैं, आशी उनकी आवाज़ सुन रोने लग जाती है। ये देख वो औरत आशी को साइड गले लगा लेती हैं और वो आदमी आशी के हाथ से फ़ोन लेकर अपने घर का पता बता देते हैं। कबीर 1 घंटे बाद आकाश जी उनके घर पहुंच जाते हैं। आकाश जी तेज कदमों से उनके घर के अंदर चले जाते हैं। जब आकाश जी आशी को इस हाल में देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बह जाता है और तेजी से आशी के सामने बैठ आशी को गले लगा लेते हैं। आशी तो जब से होश में आई थी तभी से बस रोए जा रही थी। आकाश जी आशी को शांत करवा रमा और मांगे जी का हाथ जोड़ ध्यानवाद कर आशी को अपने साथ सहारा देते हुए धीरे धीरे बाहर लेकर अपनी कार में बैठा देते हैं। रमा और मांगे जी भी उन दोनों के पीछे आकर उनकी कार के पास हाथ जोड़े नम आंखों से खड़े थे। आकाश जी वहां से अपनी कार लेकर चले जाते हैं। रास्ते में आकाश जी और राही के पेरेंट्स की कार का एक्सीडेंट हुआ था। फ्लैशबैक एंड ये सोच आकाश जी की आंखें से आंसू बह जाते हैं। आकाश जी के पीछे खड़ी श्री आकाश जी के व्हीलचेयर के हैंडल को पकड़कर साइड में बैठ जाती हैं और उम्मीद भरी नजरों से आकाश जी को देखती है, क्योंकि श्री ये जानती थी जब आशी के साथ वो सब हुआ था तब आकाश जी को किसी ने आशी के बारे में खबर की थी, लेकिन किसने खबर की थी ये श्री नहीं जानती थी। श्री आकाश जी के हाथ पर अपना हाथ रख अक्ष जी के आंसू अपने दूसरे हाथ से साफ करती है और आकाश जी अपने भरे गले से पूछती है, क्या ये वही है? आकाश जी श्री के सवाल को समझ जाते हैं और अपनी पलकें 2 बार झपका देते हैं। ये देख श्री की आंखों से आंसू लुढ़क जाता है। ना जाने क्या सोचकर श्री अपनी जगह से खड़े होकर मांगे जी की ओर बढ़ती है। दूरसी और निशी और आदि की वरमाला की रस्म हो चुकी थी। सभी वहां फोटोशूट करवा रहे थे। लाउड म्यूजिक पूरे पार्टी हॉल में गूंज रही थी। पार्टी में काफी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और काफी सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे। श्री अचानक से मांगे जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहती हैं, क्या आप लोग जानते हैं कि मेरी बच्ची के साथ वो सब किसने किया? अगर जानते हैं तो प्लीज बता दीजिए। मेरी बच्ची के साथ हुई जायती का इंसाफ चाहती हूं मैं। इतना कह श्री का गला भर आता है और आंखों से आंसू। मांगे जी अपनी नजरें झुकाकर खड़े हो जाते हैं। श्री समझ जाती हैं कि ये जानते हैं पर बताना नहीं चाहते। श्री घुटनों के बाल बैठकर अपनी साड़ी के पल्लू को अपने दोनों हाथों से पकड़कर फैलाकर कहती हैं, एक माँ अपनी बच्ची के लिए इंसाफ के लिए रहम की भीख समझकर ही बता दीजिए। इतना कह श्री के सब्र का बांध टूट जाता है। श्री फूट फूट कर रोने लग जाती है। वही आशी जो सिमरन जी के पास खड़ी थी। जब आशी की नज़र श्री पर जाती है तो आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। आशी तेज कदमों से श्री के पास जाती है और श्री को बाजू से पकड़कर खड़ा करते हुए कहती हैं, ये आप क्या कर रही है? आशी सामने मांगे जी की ओर देखती है, जिन्हें अभी आशी ने देखा ही नहीं था। देव और नत्तू, पार्वती जी भी हैरानी से श्री को देख रहे थे। पार्वती जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि श्री ये क्या कर रही है। देव दौड़कर श्री और आशी के पास आकर श्री के बगल में पंजों पर बैठकर कहता है, मॉम आप ये क्या कर रहे हैं? सभी आसपास के लोगों की नजरें उन तीनों पर जम जाती है। सभी वो नज़ारा देखकर हैरान थे कि मिसेस जिंदल यूं मामूली से दिखने वाले कपल के सामने घुटनों पर क्यों बैठी है। आशी तो सामने मांगे जी और रमा को देख सुन पड़ चुकी थी। एपिसोड 103 बंद करो ये मेलोड्रामा। आशी मांगे जी और रमा को देख एकदम सुनहो श्री के बगल में बैठकर उन्हें ही देख रही थी।
देव जब देखता है कि आशी और श्री दोनों ही सामने खड़े कपल को देख रहे हैं तो देव श्री और आशी को कंधे से पकड़कर कहता है, आप दोनों इन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मॉम, आप ऐसे इनके सामने क्यों बैठे हैं? कुछ तो बोलिए। श्री अपने भरे गले से कहती हैं, ये उस शख्स को जानते हैं। देव को समझते देर नहीं लगती कि श्री किस बारे में बात कर रही है। देव भी उम्मीद भरी नज़र से उन्हें देखकर कहता है, प्लीज़ अंकल जी बता दीजिए अगर आप जानते हैं तो। मांगे जी अपनी भी नज़रें झुकाए खामोश खड़े थे। नत्तू रमा के सामने जाकर रमा का हाथ पकड़कर कहती हैं, काकी बता दो, अगर आप दोनों कुछ जानते हैं तो। देखिए इन्हें। देव आशी श्री की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, ये तीनों आपके सामने कैसे बैठे हैं? सिर्फ उस मुजरिम के बारे में जानने के लिए। बता दीजिए आप जो कुछ भी जानते हैं उस बारे में। आगे की जगह अगर आपकी खुद की बेटी होती तो जद भी आप चुप रहंदे। काका, आपकी खामोशी एक मुजरिम ने बचान लाग रही है। आशी की जगह अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या तब भी आप चुप रहते? काका, आपकी खामोशी एक मुजरिम को बचा रही है। करण आगे आते हुए कहता है। पार्वती जी तो सभी की बातों को बस समझने की कोशिश कर रही थीं। उनके तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। न्यारा जो इतनी देर से साइड में खड़ी सब देख रही थी। न्यारा आगे आकर श्री से कहती हैं, मदर इंडिया आप एक बार इशारा करो, इसका इलाज तो मैं करती हूँ। इतना कह न्यारा अपनी गन निकाल कर लोड करके मांगे जी पर पॉइंट कर देती है। मांगे जी और रमा के तो डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। दोनों अपना अपना सलाइवा गटकते हुए न्यारा को आंखें फाड़े देख रहे थे और अपनी सकत नजरें कर कहती हैं, ओहो जल्दी अपना मुंह खोल, बोल वरना। इतना कह निया हवा में फायर कर देती है। फायरिंग की आवाज़ सुन सब न्यारा की ओर हैरानी से देखने लग जाते हैं। डीजे वाला डीजे बंद कर देता है। न्यारा आगे कहती हैं, अगली गोली तेरे सीने में मिलेगी। तभी एक थप्पड़ की जोरदार आवाज़ गूंज जाती है। न्यारा का चेहरा एक ओर को झुक जाता है। कवि और अक्ष दोनों ही न्यारा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन न्यारा उन्हें अपना हाथ दिखाकर रोक देती है। आदि भी आशी के पास आने को होता है तो रणधीर चौधरी आदि का हाथ पकड़कर आदि को वही रुकने को कहते हैं। आदि को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। न्यारा सीधा खड़े हो अपनी लाल हुई नीली आंखों से घूरते हुए अपनी गन की बची हुई सारी पिस्टल एक एक कर सामने खड़े शख्स के बगल में जमीन पर उतार देती है। न्यारा की आंखों में देख एक पल के लिए वहां खड़े सभी डर जाते हैं। न्यारा की आंखों के साथ उसका चेहरा भी लाल पड़ चुका था। ये देख सामने वाला शख्स जैसे ही न्यारा फायरिंग करना बंद करती है वैसे ही आगे बढ़कर फिर से न्यारा पर हाथ उठाने वाले थे, लेकिन इस बार न्यारा हाथ हवा में रोक देती है और अपनी जलती निगाह सामने वाले पर बरसाते हुए कहती हैं, ओहो मिस्टर गैलोट, एक गलती से खा लिया, बार बार खा लूंगी, ये गलतफहमी है आपकी। इतना कह एक झटके से मिस्टर गहलोत के हाथ को छोड़ देती है। राधा जी न्यारा से कहती हैं, ये क्या तरीका है निया अपने डैड से बात करने का? आशी के साथ बाकी सभी भी हैरान थे, ये जान कि न्यारा निवान और निशिका की सिस्टर है। आशी तो बस ये जानती थी कि न्यारा ने काफ़ी साल पहले अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन गहलोत फैमिली ही न्यारा की फैमिली है। ये पूरी जिंदल फैमिली को ही आज पता चला था। मिसेस गहलोत, ये मेरे बायोलॉजिकल फादर है, बस यही सोचकर छोड़ दिया, वरना जो ये 5 गोलियां जमीन पर भटकाए हैं ना, इनमें से एक गोली मिस्टर गहलोत के सीने में होती। न्यारा गुस्से से दांत पीसते हुए कहती हैं। मिस्टर गहलोत गुस्से से दांत पीसते हुए कहते हैं, यहाँ शादी में तमाशा करने की जरूरत नहीं है, समझी? न्यारा आगे कुछ कहने को होती है कि तभी पूरे मैरिज हॉल की लाइट चली जाती है। एक आवाज़ सभी के कानों में पड़ती है, स्टॉप इट निया, कम आउट। ये वही ब्लैक पजेरो वाला था। तभी अचानक वापस से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सिमरन जी राज जी से कहती हैं, ये आवाज़ तो। रणधीर चौधरी अपने मन में कहते हैं, ये आवाज़ तो उसकी आवाज़ से मिलती है, कौन है ये? संदीप जी भी अपने मन में सोचते हैं, ये आवाज़ जानी जानी सी लगी। चौधरी फैमिली को वो आवाज़ जानी पहचानी लग रही थी, सिर्फ घर के बड़े को। न्यारा एटीट्यूड के साथ कहती हैं, उन्होंने बचा लिया, वार्निंग दे रही हूँ, चुपचाप सच की उल्टी कर देना, वरना न्यारा के पास रास्ते बहुत है सच निकलवाने के। मांगे जी को एक किल लुक दे न्यारा जाने लगती हैं, लेकिन पीछे से कोई न्यारा का हाथ पकड़कर रोक लेता है। न्यारा पीछे मुड़कर देखती है तो वहां निवान और राही खड़े थे। न्यारा निवान को नजरें छोटी कर देखकर कहती हैं, हाथ छोड़ो मेरा। निवान बड़ी की पॉलिटल वे में कहता है, दी क्या आप अपनी छोटी बहन की शादी में आकर भी उसे मिलकर नहीं जाएंगे? न्यारा निवान के हाथ से अपना हाथ छुड़वाकर कहती हैं, मिस्टर गहलोत, मुझसे सारे रिश्ते 14 साल पहले ही तोड़ चुके हैं, तो तुम किस दी और किस छोटी बहन की शादी की बात कर रहे हो, जिसे इस शादी के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैं तो इस शादी में आशी के इन लॉस की ओर से आई हूँ, अगर इतनी ही दी की जरूरत थी तो बस एक बार कहते। न्यारा ताना मार कर रही थी। पीछे से निशी कहती है, दी आप हर दूसरे दिन तो कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर लेते हैं, एड्रेस चेंज कर लेते हैं, तो हम आपको ढूंढे कैसे? निशी आगे कहती हैं, दी आप तो माँ पापा से नाराज है ना?
तो हमसे नाराजगी क्यों? हमसे भी आप क्यों कोई कांटेक्ट नहीं रखती? नियारा बंद करो ये मेलोड्रामा अपना अपना। राही नियारा के बारे में जानती थी। नियारा से राही अपनी साइन लैंग्वेज में कहती है दी आप इतना गुस्सा क्यों है? आप शादी में आए हुए, शादी में शामिल होकर निशी को अपना आशीर्वाद देकर बड़े होने का फर्ज निभाए। नियारा नजरें छोटी कर सख्त लहजे में निवान से कहती हैं अपनी बीवी से कह मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें दे जिसे इसकी जरूरत है। इतना कह नियारा मिस्टर हर्ष गहलोत की ओर अपनी जलती निगाहों से देख रही थीं। और हर्ष गहलोत नियारा को गुस्से से, यहाँ मौजूद कुछ गेस्ट को तो आज पता चला था कि मिस्टर गहलोत के 3 बच्चे हैं, वरना सभी ने बस निवान और निशिका को ही देखा था। नियारा जाने लगती है तो पीछे से एक इंस्पेक्टर नियारा को आवाज लगाते हुए रोककर कहता है मिस क्या हम आपकी गन का लाइसेंस देख सकते हैं? बिना बात के आपने इतनी फायरिंग कर दी, वो भी इतने पुलिस ऑफिसर्स के सामने। मानना पड़ेगा आपकी हिम्मत को। नियारा हिम्मत तो मैंने अपनी दिखाई ही नहीं है, इंस्पेक्टर टोट मारते हुए कहती हैं। तभी एक ब्लैक आउटफिट में एक लड़का आता है जिसकी उम्र लगभग 25 साल होगी लेकिन दिखने में 25 का लग रहा था। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स उस इंस्पेक्टर को देते हुए कहता है ये है नियारा मैम की गन का लाइसेंस। अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे, बट प्लीज मैम को जाने दीजिए। इतना कह वो लड़का नियारा के हाथ से गन लेकर दूसरी गन नियारा को देता है और नियारा आगे किसी से बिना कुछ कहे चली जाती हैं। वो इंस्पेक्टर इन डॉक्यूमेंट्स को देख हैरान रह जाता है क्योंकि वो वेपन गवर्नमेंट ऑथराइज्ड था, जो वेपन गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को देती है। वो इंस्पेक्टर छोटी नजरें कर इस लड़के से पूछता है तुम सब हो कौन? वो लड़का हम अपनी आइडेंटिटी रिवील करना जरूरी नहीं समझते। इतना कह डॉक्यूमेंट्स वापस ले बाहर चला जाता है। सिमरन जी और राज जी भी निया के पीछे उस पसंद से मिलने जाते हैं जिसने नियारा को बाहर बुलाया था, लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही निया उसकी पजेरों में बैठकर जा चुकी थी। उधर अंदर अर्जुन जो कि अभी तक चुपचाप से सब देख रहा था, वो मांगे जी के सामने जाकर कहता है काका अब ये मत कहना कि उस इंसान को छिपाने के लिए आपसे रणधीर चौधरी ने कहा है। ये सुन मांगे जी के चेहरे पर घबराहट बढ़ने लगती है क्योंकि अर्जुन के तो सही ही रहा था। रणधीर चौधरी अपनी रौबदार आवाज में कहते हैं बंद करो तुम सब अपना ये तमाशा, जिसे इनसे जो पूछना है वो आदि की शादी के बाद पूछना। अर्जुन रणधीर चौधरी की ओर पलट कर कहता है हो ताकि आपको इन्हें डराने धमकाने का टाइम मिल जाए और ये सच ना बता पाए। एक कोने में खड़े रत्ना और साहिल घबरा रहे थे, अपने चेहरे पर आए पसीने को बार बार साफ कर रहे थे। साहिल रत्ना देवी से अपनी लड़खड़ाए आवाज में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है माँ कुछ कर माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। रत्ना देवी कहती हैं तू शांत हो, यहाँ शादी में कोई कुछ नहीं करेगा। सभी अभी भी मांगे जी से सच बताने के लिए कह रहे थे। आशीश्वी को खड़ा करती है और खुद भी खड़े हो मांगे जी का हाथ पकड़ कर कहती हैं देखिए अंकल जी आंटी जी आप मेरे साथ चलिए, मैं यहाँ कोई तमाशा करना नहीं चाहती, इसलिए हम बाहर चलकर बात करते हैं। इतना कह आशी एक कॉल करती है और कुछ ही सेकंड में आशी के हिडन गार्ड्स ट्रेडिशनल वे में आगे आकर आशी और बाकी सभी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। आशी उन्हें इशारा कर मांगे जी और रमा को अपने साथ सेफ जगह पर ले जाने का इशारा करती है और मांगे जी से कहती हैं आप दोनों इनके साथ जाए, हम कल सुबह बात करेंगे। उस बॉडीगार्ड की फौज को देख वो दोनों तो एक एक का मुंह देख रहे थे। नत्तू का भी हाल कुछ ऐसा ही था। नत्तू का मुंह खुला का खुला रह जाता है एक साथ इतने सारे गार्ड्स को देखकर। लेकिन जब से आशी को पता चला था कि कोई अक्ष जी को होम करना चाहता है और नत्तू के घर अपनी फैमिली को लाने के बाद आशी ने अपने बॉडीगार्ड को सिंपल गांव वालों के साथ घुल मिलकर वही नत्तू के घर के आसपास ही रहने को बोला था और सभी की सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी। देव नत्तू का मुंह बंद करते हुए कहता है अब तुम अपना मुंह बंद करोगी वरना मक्खी घुस जाएगी। वहां आसपास मौजूद सभी लोग तो जानते थे कि जिंदल फैमिली अपनी पर्सनल सिक्योरिटी रखती है। कोई भी ज्यादा हैरान नहीं था सिवाय नत्तू की फैमिली और गिने चुने लोग को देख। मांगे जी और रमा को आशी अपनी सिक्योरिटी के साथ भेज देती है। आशी पीछे मुड़कर रणधीर चौधरी से कहती हैं अब यहाँ कोई तमाशा नहीं, सिर्फ शादी होगी दादाजी, अब तो खुश होंगे आप। कुछ देर में शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती हैं और विदाई की रस्म पूरी कर सभी हवेली के लिए निकल जाते हैं। रणधीर चौधरी की आंखों में एक खालीपन साफ देखा जा सकता है। रणधीर चौधरी की आंखों में बस एक ही सवाल था कि क्या मांगे जी अपने वचन पर टिक पाएंगे। आदि और निशी का सारी रस्मों रिवाज के साथ स्वागत किया जाता है। एपिसोड 104 ये टैटू मैंने देखा है। आदि और निशी की शादी हो जाती है और आदि निशी का हवेली में वेलकम भी हो जाता है। मांगे जी और रमा को आशी ने अपने गार्ड के साथ भेज दिया था। अब आगे आशी अपनी फैमिली को नत्तू के घर छोड़कर हवेली आती है। आशी जब अपने रूम में जाती है तो सामने का नज़ारा देख हैरानी से आशी की आंखें फैल जाती हैं। आशी को सुबह के 4 बज गए थे। हवेली आने में
आशी अपने रूम में अंदर जाकर सामने बैठे अर्जुन, आदि, निशी, अक्ष से कहती हैं तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। करण तो अपना बेड पर फैलकर पेट के बल लेटे हुआ था और अक्ष करण की पीठ पर सर रख कर पैर बेड से नीचे लटकाकर। अर्जुन, आदि और निशी उनके सामने चेयर पर बैठे थे। सभी ने चेंज कर लिया था, सभी अपनी अपनी नाइट वियर में थे। अर्जुन बेफिक्री से कहता है आपका वेट। आशी छोटी नजरें कर अर्जुन और बाकी सभी को घूर कर देखती हैं। लेकिन क्यों? हमें जानना है कि काका मांगे जी ने क्या बताया। अर्जुन कहता है। आशी आगे बढ़ अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए कहती हैं उन्होंने कहा वो अपने वचन से बंधे हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इतना कह आशी की आवाज में निराशा झलक रही थी। आशी वॉशरूम में चेंज करने चली जाती हैं। आशी जब बाहर आती है तो सभी अभी भी वहीं बैठे थे, कोई भी अपने रूम में नहीं गया था। आशी घूरते हुए सभी से एरोजेंटली कहती हैं अब तुम सब अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, यहाँ क्यों बैठे हो? क्योंकि अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जो आज शादी में हुआ उससे वो सतर्क हो जाएगा। पता नहीं भाई का दिमाग कहाँ घास चरने गया था जो काका काकी मांगेजी और रमा को वहाँ पार्टी में ले आए। आदि करण की ओर देखते हुए कहता है। करण पिलो उठाकर आदि को मारते हुए कहता है कि करता जान देता यो गांव छोड़ के उन्ने। मैंने ए बेरा है किस डाल उनने शादी मलाया था। एक आखिरी उम्मीद है वे क्या करता जाने देता ये गांव छोड़कर उनको। मुझे ही पता है कैसे उन्हें मैं शादी में लाया था। आखिरी उम्मीद है वो। आदि कहता है गो में भी तो रख सकते थे या नत्तू के घर ले जाते, सीधा वहां मैरिज हॉल में लेकर जाने की क्या जरूरत थी। इसी बात पर आदि और करण की बहस स्टार्ट हो जाती है। आशी अपनी तेज आवाज में कहती है अब तुम दोनों बहस बंद करोगे। आशी की बात सुन दोनों ही किसी अच्छे बच्चे की तरह शांत हो जाते हैं। आशी आगे निशी और आदि से कहती हैं तुम दोनों अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, आज तुम्हारी शादी थी और पंचायत जमा कर यहाँ बैठ गए। अर्जुन आशी को टोकते हुए बोला भाभी ये सब छोड़िए, वो टैटू दिखाए। आदि भी अर्जुन की बात से एग्री करते हुए कहता है हाँ भाभी अगर मांगे जी कुछ नहीं बता रहे हैं तो हमारे पास बस एक वो टैटू ही आखिरी रास्ता है। आशी जान जाती है कि सारे के सारे जिद्दी है, बिना टैटू का स्केच देखे तो कोई कहीं नहीं जाने वाला। आशी अपना फोन में उस टैटू की इमेज को ओपन कर आदि को देती है। आदि बड़े ही गौर से देखता है और फिर निशी को दे देता है। निशी के हाथ से फोन अर्जुन छीन लेता है और कहता है अरे छोटी भाभी मुझे दो, बहुत देख लिया आपने। अर्जुन जैसे ही टैटू को देखता है तो स्क्रॉल करके बार बार जूम करते हुए देखकर कहता है ये टैटू मैंने कहीं देखा है। ये सुनते ही सभी की नजरें अर्जुन को घेर लेती है। करण अपने ऊपर से अक्ष को धक्का देते हुए उठकर अर्जुन के हाथ से फोन लेकर अपनी छोटी नजरें कर हैरानी से देखकर कहता है ये टैटू तो। दूसरी ओर निया को दिखाया जाता है। निया के सामने खड़ा वो आदमी निया को डांट रहा था तुम पागल हो गई हो, कर क्या रही थी? कितनी बार कहा है इतना टेम्पर अच्छा नहीं है, फायरिंग करनी जरूरी थी वहाँ। निया इरिटेट होते हुए कहती हैं क्या गॉडफादर आप भी मुझे लेक्चर दे रहे हैं? ओहो आपको पता तो है मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता जब कोई सच नहीं बताता। निया हम सीक्रेट तरीके से गवर्नमेंट के लिए सीक्रेट मिशन पर काम करते हैं, तुम ऐसे कैसे अपना आपा खो सकती हो? वो आदमी कहता है। निया ओ गॉडफादर वैसे भी तो मैं इस मिशन के बाद अपनी पोस्ट ज्वाइन करने वाली हूँ और आप रिटायर होने वाले हैं, जस्ट चिल गॉडफादर। वो आदमी अपना सर पीटते हुए कहता है मैं भी कहा भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, करना तो इसे अपने मन का ही है। निया को देखकर कहता है। वो निया से आगे कहता है तुम जानती हो ना हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हमें उस पसंद को रंगे हाथों पकड़ना है जो यहाँ अमन राणा को मोहरा बनाकर ड्रग्स का धंधा करता है। इसके लिए तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना गलत है गॉडफादर। मैं अपने मिशन के लिए उसकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकती। निया हिचकिचाते हुए मना करती है। गॉडफादर निया से कहता है अगर तुम्हें उससे प्यार हो जाए तो उसके साथ सेटल हो जाना, वैसे भी ये तुम्हारा लास्ट मिशन है। निया गॉडफादर को जलती निगाहों से घूर कर देखती है। निया फीकी हंसी हंसते हुए कहती हैं क्या बात है गॉडफादर, आप मुझे सेटल होने की कह रहे हैं और आप खुद तो अपनी बसी बसाई फैमिली को छोड़कर आ गए थे। इस पर गॉडफादर मौन हो अपनी ही सोच में खो जाते हैं। नत्तू का घर। पार्वती जी अपनी तेज आवाज में श्री और देव से कहती हैं अब मुझे बताओ वहां हो क्या रहा था और तुम श्री उन दोनों के पैरों में क्यों बैठी थी? क्या छिपा रहे हो तुम सब मुझसे? पार्वती जी के सामने देव, नत्तू, श्री और नत्तू के मामा मामी नजरें झुकाकर खड़े थे। आशी के साथ जो कुछ हुआ वो बस पार्वती जी को नहीं पता था। देव अपनी नजर उठा श्री की ओर देखता है मानो पूछ रहा कि अब क्या करे। श्री आगे आकर पार्वती जी को बाजू से पकड़कर खाट पर बैठाते हुए कहती हैं मम्मी जी जो अब मैं बताने वाली हूँ उससे आपको तकलीफ होगी और आज तक ये सच आपसे छिपाने के लिए माफ कर देना। पार्वती जी श्री को कंफ्यूज्ड नजरों से देख रही थीं और सच जानने की एक उत्सुकता भी पार्वती जी की आंखों में दिखाई दे रही थी।
इतना कह 6 साल पहले जो कुछ भी आशी के साथ हुआ वो सब आद्रकंठ और भीगी आंखों से श्री पार्वती जी को सब कुछ बता देती है। ये सच सुन तो पार्वती जी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और पार्वती जी की आंखों से आंसू की धारा झरने की तरह बह जाती है। पार्वती जी बैठे बैठे ही गिरने को हो जाती है। श्री और नत्तू जल्दी से पार्वती जी को संभालती है। रचना जी उनके लिए पानी लेकर आती है और पार्वती जी को शांत करवा पानी पिलाते हैं। देव पार्वती जी के सामने पंजों के बल बैठकर कहता है, पार्वती देवी तू ऐसे करेगी तो दी तो टूट ही जाएंगी। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम सबको स्ट्रांग बनना है। पार्वती जी अपने आंसू पूछकर हाँ में सर हिला देती है। नेक्स्ट डे, रत्ना देवी का कमरा। रत्ना देवी बेड पर बैठी थी और साहिल रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। साहिल अपने बाल नोचकर कहता है, अगर उस बुढ़े ने अपना मुंह खोलकर मेरा नाम बक दिया तो मैं तो गया। रत्ना देवी साहिल को शांत रहने को कहती हैं, शांत हो जा। अगर बता दिया होता तो अब तक वो आशी अपने उन बॉडीगार्ड की फौज को लेकर आ चुकी होती। मुझे तो लगता है तू ही चिल्ला चिल्ला कर बता देगा। उनके कानों में तभी करण की आवाज पड़ती है, माँ, चाचू, दादा, बुआ, चाची, जल्दी सारे बाहर आओ। रत्ना देवी और साहिल दोनों ही घबरा जाते हैं। पसीना और टेंशन साफ दोनों के चेहरे पर नजर आने लगती है। नीचे लिविंग एरिया में दोनों ही धीरे धीरे कांपते कदमों से बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं। सारे घरवाले घर पर मौजूद थे। करण रणधीर चौधरी के पास जा उनके पैर छूते हुए कहता है, दादा आज कबड्डी लीग में मेरा ओकेशन सबसे हाईएस्ट था, 5 करोड़ रुपए, और मैं आज ही शाम को कुछ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मुंबई जा रहा हूँ। करण आगे बढ़कर एक एक मेंबर्स के पैर छूता है। करण सिमरन जी के पास जा उनके पैर छूता है। सिमरन जी करण के फॉरहेड पर चूम कर करण को गले लगा लेती है। इसके बाद राज जी के पैर छूता है। राज जी करण भी पीठ थपथपा देते हैं। करण नीति और संदीप जी के भी पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। उसके बाद आदि आगे आते हुए करण को कंग्रेचुलेट्स कर गले लगा लेता है। निशी आगे बढ़कर करण के पैर छूकर कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस जेठ जी। अर्जुन साइड में खड़ा करण को कंग्रेचुलेट्स करना चाहता था लेकिन पास में की गई गलती से वो अपने शब्द निकाल ही नहीं पा रहा था। अर्जुन धीरे से चूहे की आवाज से नजरें झुकाए खड़ा करण से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। करण एक मुस्कुराहट के साथ अर्जुन के बालों में हाथ फेर देता है और करण अपने रूम में चला जाता है। अर्जुन की आंखें ये एहसापा नम हो जाती हैं, लेकिन कभी कोई देख न ले पहले ही अपनी आंखों में आई नमी को छिपा लेता है, लेकिन अपनी मां से नहीं छिपा पाता। सिमरन जी अर्जुन के जज्बातों को भांप लेती है। आशी जो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी, करण को मिरर में देखकर आशी पीछे पलटकर कहती है, तुम्हारा जाना जरूरी है। करण अपना सर हाँ में हिला देता है। आशी उदासी और परेशानी से कहती हैं, अगर वो शख्स उस रात की तरह रूम में आ गया तो। करण आशी को हक करके खड़ा हो जाता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, कोई ना आवे, कोई नहीं आएगा। इतना कह करण आशी के बाल चूम लेता है और खिड़की की ओर देखता है, जहां कोई खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद आशी अर्जुन के साथ अपनी कंपनी के लिए निकल जाती है। करण अपना बैग पैक करने लग जाता है और शाम को सभी से मिलकर चला जाता है। आदि करण को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए हवेली से निकल जाता है। रात को आशी और अर्जुन कंपनी से हवेली आ जाते हैं। सभी डिनर कर रहे थे। आज सारा खाना निशिका ने अपनी पहली रसोई का। सभी डिनर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आशी और निशी किचन में बर्तन साफ कर रही थी। सिमरन जी और नीति जी किचन में आकर कहती हैं, अरे तुम दोनों अपने रूम में जाकर आराम करो, ये सब हम कर लेंगे। आशी सिमरन जी और नीति से कहती हैं, आप दोनों पहले खाना खा लीजिए। इतना कह आशी अपने हाथ साफ कर दोनों के लिए खाना लगा देती है और किचन में कोने में रखे टेबल पर खाना की प्लेट्स रखकर उन दोनों को ही चेयर पर बैठाते हुए कहती हैं, करण और आदि ने भी डिनर कर लिया है, अब बस आप दोनों बचे हैं। सिमरन जी और नीति के डिनर करने के बाद सारे बर्तन साफ कर आशी निशी अपने अपने रूम में चली जाती है। आशी का कमरा। आशी चेंज करके बेड पर जाकर सो जाती हैं। काफी देर तक करवट बदलने के बाद भी आशी को नींद नहीं आ रही होती। ना जाने रात के किस पहर आशी को नींद आती है। थोड़ी देर बाद आशी के कमरे की बालकनी से वही मास्क वाला शख्स रूम में दबे पांव अंदर आता है। आशी की ओर बढ़ते हुए अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और आशी पर हमला करने के लिए आगे बढ़कर खुद से ही कहता है, तू ही मर जाएगी तो कौन ढूंढेगा मुझे, तू मर जाएगी तो मेरी सरदर्दी भी मिट जाएगी। इतना कह आशी पर चाकू से हमला कर देता है। क्या ये शख्स हो जाएगा अपने मकसद में कामयाब। एपिसोड 105 साहिल का सच आया सामने। थोड़ी देर बाद आशी के कमरे की बालकनी से वही मास्क वाला शख्स रूम में दबे पांव अंदर आता है। आशी की ओर बढ़ते हुए अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और आशी पर हमला करने के लिए आगे बढ़कर खुद से ही कहता है, तू ही मर जाएगी तो कौन ढूंढेगा मुझे, तू मर जाएगी तो मेरी सरदर्दी भी मिट जाएगी। इतना कह आशी पर चाकू से हमला कर देता है। वो शख्स जैसे ही आशी पर हमला करता है,
एक मजबूत हाथ उसके हाथ को पकड़कर हवा में ही रोक देता है। जैसे ही वो मास्क वाला दूसरी ओर देखता है तो वहां पर करण खड़ा था। उसकी मास्क के अंदर ही हैरानी से आंखें फैल जाती है करण को अपने सामने देखकर। करण उस मास्क वाले के हाथ से चाकू छीनकर जमीन पर फेंक देता है और एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ देता है। आशी, जो कि सोने के नाटक कर रही थीं, बेड से उठकर खड़ी हो जाती हैं। करण अपना हाथ बढ़ाकर मास्क हटाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो करण को धक्का देकर बालकनी के दरवाजे की ओर भागता है, लेकिन 2 ही कदम आगे बढ़कर रुक जाता है क्योंकि वहां आदि खड़ा था। वो शख्स घूमकर दरवाजे की ओर जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके कदम वही जम जाते हैं। सामने दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। वो शख्स अर्जुन को धक्का दे रूम से बाहर आता है और वह जैसे ही लिविंग एरिया में आता है तो सारे घर की लाइट ऑन हो जाती हैं। करण, आदि, अर्जुन, आशी और निशी सारे हाल में आ जाते हैं। घर वाले जहां पहले से ही मौजूद थे। रत्ना देवी बुरी तरीके से घबरा रही थी और उनके हाथ पैर कांप रहे थे। करण आगे बढ़कर उसका मास्क उतार देता है। सारे घर वाले चौंक जाते हैं। किसी टीवी सीरियल की तरह सभी के चेहरे काले पड़ जाते हैं। मास्क के पीछे साहिल को देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आशी पर हमला करने वाला साहिल है, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि साहिल आशी को जान से मारना क्यों चाहता है। राजजी एक बार रणधीर चौधरी की ओर देखते हैं, जो कि अपनी नजरें झुका चेहरे को दूसरी ओर घुमाकर खड़े थे। राजजी कुछ सोचते हुए कहते हैं, कहीं बाबूजी जिसे बचा रहे थे वो साहिल तो नहीं। अर्जुन आगे बढ़ गुस्से से साहिल की कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए कहता है, हाँ, ये वही है जिसने 6 साल पहले भाभी के साथ वो सब किया था। इतना कह अर्जुन साहिल के चेहरे पर मुंह के बरसाने शुरू कर देता है। साहिल के होठ की किनारी से खून निकल आता है। सभी घर वाले तो सच जान सदमे में ही पहुंच चुके थे। साहिल का सच जान रत्ना देवी को सब अपनी आंखों के सामने अपने हाथ से फिसलता हुआ नजर आता है। सुहाना का भी कुछ यही हाल था। उसे यकीन नहीं हो रहा था आशी के साथ वो सब करने वाला साहिल है। अर्जुन एक जोर से पंच साहिल के चेहरे पर मारकर नीचे गिरा देता है। साहिल के टेबल से टकराकर नीचे गिर जाता है। आशी आगे बढ़ अर्जुन को रोकते हुए कहती हैं, अर्जुन बस करो, इसे सजा कानून देगा, कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले सच छिपाने की, लेकिन सच बाहर आकर ही रहता है। लास्ट वाली लाइन आशी ने रणधीर चौधरी को देखकर कही थी। रणधीर चौधरी की तो आशी से नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आदि आगे बढ़कर आशी से कहता है, भाभी आप कंप्लेन कीजिए, एक्शन मैं लूंगा। इतना कह आदि जमीन पर पड़े साहिल को कॉलर से पकड़कर खड़ा करता है। आदि भी अपने हाथ साफ करते हुए साहिल के चेहरे पर मुक्का जड़ देता है। साहिल लड़खड़ा कर करण के पास चला जाता है। करण दोनों हाथों से साहिल का कॉलर पकड़कर साहिल को दीवार से लगाकर अपनी लाल गुस्से से भरी आंखों से देखते हुए साहिल को मारना शुरू कर देता है और साहिल को एक झटके से छोड़ते हुए कहता है, घना आजाद घूम लिया तू, अब जेल में चक्की पिशन खातर तैयार हो जा। बहुत आजाद घूम लिए तुम, अब जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। साहिल लड़खड़ा कर दूसरी ओर टेबल पर गिर जाता है। साहिल की नज़र फल की टोकरी में रखे चाकू पर जाती है। साहिल आगे बढ़ वो चाकू उठा लेता है और करण की ओर दिखाते हुए कहता है, बहुत हो गया तुम लोगों का, बस अब इतना कह सुहाना को पकड़कर गर्दन पर चाकू रख देता है। आशी आगे वार्निंग देते हुए कहती हैं, आपको क्या लगता है हम डर जाएंगे? अगर सुहाना भाभी को एक खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सभी घर वाले सुहाना के लिए वरिद थे कि कहीं साहिल सच में अपने पागलपन में आकर सुहाना को कुछ कर ना दे। सभी की हल्की चीख निकल जाती है। आशी ने इतना ही कहा था कि साहिल सुहाना की गर्दन पर चाकू की पकड़ मजबूत कर देता है और सुहाना की गर्दन पर हल्का सा कट लग जाता है, जिसमें से हल्का खून आने लगता है। इसके साथ ही सुहाना की चीख निकल जाती हैं और दर्द से आंखें खुद ही बंद हो जाती हैं। साहिल धीरे धीरे अपने कदम बाहर की तरफ लेकर जाने लगता है और घर वाले धीरे धीरे साहिल की ओर। आदि साहिल को समझाते हुए कहते हैं, साहिल भैया आप पहले ही बहुत गलत कर चुके हो, अब सुहाना भाभी को नुकसान पहुंचाकर आप और भी बड़ी गलती कर रहे हैं। साहिल सामने की ओर एक हाथ से चाकू दिखाता है और दूसरे हाथ से सुहाना को गर्दन को टाइटली पकड़कर पीछे की ओर जाते हुए कहता है, नहीं मैं जेल नहीं जाऊंगा, तुम सब लोग पीछे हटो, वरना आज ये सुहाना गई, इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तुम लोग चाहते हो ना कि यह जिंदा रहे तो मुझे यहाँ से जाने दो, जाने दो मुझे यहाँ से। ये कहते समय साहिल की आंखों में एक अलग ही जुनून सवार था कुछ कर गुजरने का। धीरे धीरे साहिल हवेली से बाहर आकर सुहाना को पकड़े पकड़े पार्किंग की ओर बढ़ जाता है और धीरे धीरे कदमों से दूरी बनाते हुए घर वाले सभी संभाल कर कोई स्टेप लेना चाहते थे, क्योंकि साहिल की पकड़ से सुहाना को सेफली बचाना सबकी प्रायोरिटी था। साहिल एक कार को ओपन कर सुहाना को बैठने को कहता है।
सुहाना को इस समय बहुत डर लग रहा था साहिल से, क्योंकि साहिल के हाथ में चाकू था और सुहाना को डर था कि कहीं साहिल सच में सुहाना को ना मार दे। डरते डरते घबराते हुए सुहाना साहिल की बात मानकर में बैठ जाती है और साहिल बाकी सबके सामने चाकू को दिखाते हुए कहते हैं, मुझे यहाँ से जाने दो, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, वरना इतना कह वार्निंग दे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार को तेजी से वहां से ले जाता है। साहिल की कार के जाने के बाद करण और आदि भी अपनी अपनी कार निकाल लेते हैं। आदि और निशी एक कार में और राजजी, अर्जुन, आशी, करण एक कार में। ये सभी साहिल की कार का पीछा करने लग जाते हैं। साहिल की कार उन सब की कार से काफी आगे जा चुकी थी। ये देखकर आशी थोड़ी परेशानी से कहती है, करण प्लीज कार को स्पीड से चलाओ, मुझे उसे साहिल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कहीं वह सुहाना भाभी को हॉर्न ना कर दे, वैसे भी वो उन्हें टॉर्चर करता है। करण अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देता है। उधर निशी आदि से कहती है, अधिक एक काम करो ना, तुम पुलिस फोर्स को बुला लो, शायद हमारी हेल्प हो जाएगी। आदि निशी की बात मान अपना फोन निकाल कर किसी के पास कॉल कर कहता है, मुझे मेरी लोकेशन पर बैकअप भेजो जल्दी, इतना कहकर आदि कॉल कट कर देता है। उधर सुहाना साहिल से गुस्से से अपनी आंसू से भरी आंखों से कहती हैं, साहिल जी आप इतने गिरे हुए हैं, मुझे आज पता चला एक लड़की के साथ वो सब करके आप सोच रहे हो आप बच जाएंगे, भगवान आपको आपकी करनी की सजा जरूर देंगे। मुझे तो सोच सोच कर घिन आती है आपसे। जब मेरी बच्ची को पता चलेगा कि उसका पिता एक रेपिस्ट है तो उस पर क्या बीतेगी, जब वह बड़ी होगी तब लोग उसे ताने मारेंगे। सुहाना ने इतना ही कहा था कि साहिल एक हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ दूसरे हाथ से सुहाना की गर्दन को दबोचते हुए अपनी चलती हुई निगाहों से कहता है, कोई मेरी बेटी को तब कुछ बोलेगा ना जब किसी को पता चलेगा, समझी तू, और अब चुपचाप यहाँ बैठी रहो, मेरे कान में दर्द मत कर वरना चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा तुझे। सुहाना को खांसी आनी शुरू हो जाती है क्योंकि साहिल ने उसकी गर्दन को ज्यादा ही तेज दबोच दी थी। साहिल एक झटके से सुहाना की गर्दन को छोड़ते हुए अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे लग जाता है। कभी कुछ देर में साहिल को पुलिस सायरन की आवाज आती है और साहिल अपनी कार को और भी तेज स्पीड में चलाने लग जाता है। आशी पीछे वाली कार में करण से कहती है, करण प्लीज कार को तेज चलाओ, वह अगर हाथ से निकल गया ना तो फिर देख लेना, वार्निंग देने के लहजे से कहते हैं। अर्जुन को ये देख हंसी आ जाती है कि कैसे आशी आज करण से कार स्पीड में चलवा रही है और कुछ दिन पहले करण ने ही आशी को कार धीरे चलाने की सलाह दी थी। आशी अर्जुन की ओर घूर कर देखती है, बेचारा अपनी हंसी को अंदर ही दबा लेता है। अर्जुन जानता था कि वह आशी के बगल में ही बैठा है और आशी अपनी पर आई तो एक अर्जुन के कान के नीचे बजा देगी। करण कार की स्पीड और बढ़ा देता है। रियल व्यू मिरर में से देख आशी को एक क्लिप लुक देता है। करण की कार अभी भी साहिल की कार से काफी दूरी पर थी। करण की कार की स्पीड बढ़ जाती है। आशी ड्राइविंग सीट पर और करण पीछे अर्जुन के बगल में बैठा था। राजजी तो साइड में हैंडल को टाइटल पकड़कर बैठे थे। आशी गियर चेंज करते हुए कहती हैं, पापा जी टाइटली पकड़कर आंखें बंद कर लीजिए। करण मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ अब मेरी गाड़ी का रॉकेट जो बनन आला सर, हाँ अब मेरी कार का रॉकेट जो बनने वाला है। कोष्टक कुछ ही मिनटों में आशी अपनी कार को साहिल की कार के बिल्कुल बगल में ले आती है। ये देख साहिल अपनी कार को लहराना स्टार्ट कर देता है। कभी आशी की कार में मारता है तो कभी दूसरी साइड लहराता है। आशी अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर अपनी कार साहिल की कार के बगल से ले जाकर आगे निकाल लेती है और एक जोरदार आवाज और स्क्रीप मारकर घुमाकर अपनी कार का मुंह साहिल की कार की ओर कर रोक देती हैं। साहिल भी आशी की कार को सामने देख अपनी कार को रोक देता है। राजजी की तो दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। बेचारे डर के मारे आंखें बंद कर बैठे थे और गहरी गहरी सांस लेते हैं और खुद को नॉर्मल कर कहते हैं, आशी बेटा मुझे इतनी जल्दी यमराज के पास नहीं जाना, थोड़ा मेरी उम्र का ख्याल रखो। अर्जुन फटाक से कहता है, पापा आप 45 साल के हो चुके हैं, आप क्या अपने आप को 25 का समझकर बैठे हैं। आशी की नजरें तो सामने साहिल पर टिकी थीं। साहिल अपनी कार को पीछे ले जाने की कोशिश करता है कि आदि की कार पीछे आ जाती है और आदि की कार के पीछे पुलिस की 2 गाड़ियां थी जो साहिल ने बुलाई थी। ये देख साहिल अपनी कार को पीछे ले जाना बंद कर देता है और कार से नीचे उतरकर दूसरी ओर जाकर सुहाना को नीचे उतार इसके गले पर फिर से चाकू रख देता है। ये देख सभी अपनी अपनी कार से नीचे उतर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर साहिल पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। एपिसोड 106 गन शॉट। देख साहिल अपनी कार को पीछे ले जाना बंद कर देता है और कार से नीचे उतरकर दूसरी ओर जाकर सुहाना को नीचे उतार इसके गले पर फिर से चाकू रख देता है। ये देख सभी अपनी अपनी कार से नीचे उतर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर साहिल पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं। अब आगे उधर हवेली में रत्ना देवी रणधीर चौधरी के पैरों को पकड़कर खड़ी हो बैठ जाती है और रोते हुए कहते हैं, प्लीज बाबूजी प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरा इकलौता बेटा है, मैं कहाँ जाऊंगी, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी बाबूजी।
इतना का रत्ना देवी फूट फूट कर वहीं बैठी बैठी रोने लग जाती है। रत्ना देवी के हाथों को झटकते हुए रणधीर चौधरी 2 कदम पीछे हो जाते हैं और गुस्से से अपनी छड़ी को पटकते हुए कहते हैं, भूल गई इस घर की मर्यादा की बेटियों पर नहीं छूती, लेकिन तुझे वह सारी मर्यादा और रिवाज को भूलने पर तेरा बेटा मजबूर कर देता है, क्योंकि उसकी हरकतें ही ऐसी है। मैंने पहले ही कहा था इस बार मैं बीच में नहीं आऊंगा, और मैं तुम्हारे इन आंसू को देखकर बहक सकता हूं, तरस खा सकता हूं तुम पर। वह नहीं खाएगी जिसने वह सब सहा है। तुम सिर्फ अपने बेटे की तरफ से एक माँ बनकर देख रही है। एक बार एक औरत बनकर उस लड़की की ओर भी देख, जिसके साथ तुम्हारे बेटे ने वह सब किया था, और आज वह लड़की इस घर की बहू है, यह मत भूलना तुम। इतना का रणधीर चौधरी अपनी छड़ी को गुस्से से पटकते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। नीति रत्ना देवी के इस व्यवहार से फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि कैसे रत्न देवी साहिल के जुर्म की सजा देने की बजाय बचाने के बारे में सोच रही है। नीति रत्ना देवी से कहते हैं, हाय हाय जीजी, आप अभी भी साहिल को बचाने के बारे में सोच रही हैं। आपको आशी दर्द तकलीफ दिखाई नहीं देता? क्या कुछ नहीं सहा होगा आशी ने उसे समय? साहिल को तो 6 साल पहले ही सजा मिल जाने चाहिए थी, और आप है कि आज सच बाहर आने के बाद भी बाबूजी से साहिल को बचाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। आप भी तो एक औरत हैं ना, तो दूसरी औरत का दर्द तकलीफ आपको दिखाई क्यों नहीं देता? या आपकी ममता इतनी अंधी हो चुकी है कि वह देखना नहीं चाहती? नीति के कंधे पर हाथ रख सिमरन जी नीति को काम डाउन करवाते हुए कहते हैं, रहने दे नीति, यहाँ एक औरत नहीं बस एक माँ बैठी है, जिसे सिर्फ अपने बच्चों की तकलीफ दिखाई दे रही है, लेकिन अपने बच्चों के किए हुए जुर्म नहीं। इतना कहें सिमरन जी नीति को अपने साथ लेकर चली जाती है, और संदीप जी भी एक बार रत्ना देवी की ओर देखते हैं और फिर बिना कुछ कहीं अपने नजरें मोड़कर अपने रूम में चले जाते हैं, और रत्ना देवी वही बस अकेले इस लिविंग एरिया में रोती रह जाती है। साहिल कार से नीचे उतरकर सुहाना को ढाल बनाते हुए सुहाना के गले पर चाकू रखकर आगे को कच्चे रास्ते की चला जाता है। साहिल के पीछे पीछे सभी चले जाते हैं। साहिल एक खाई पर जाकर रुक जाता है। साहिल सामने चाकू दिखाते हुए कहता है, पीछे हो जाओ, मुझे जाने दो, नहीं तो इसके सुहाना के साथ नीचे खाई में गिर जाऊंगा। आदि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप खुद को सरेंडर कर दीजिए। क्यों ये सब कर रहे हो आप? सुहाना डरी सहमी सी साहिल के कब्जे में खड़ी थी। सुहाना की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। डर और घबराहट दोनों ही अपनी अपनी जगह बनाए हुए थे। सुहाना का दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। उस वीरान सी जगह पर पेड़ों और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। माहौल गर्म और टेंस था। सभी की आंखों में एक डर था कि कहीं साहिल सच में सुहाना को हार्म ना कर दे। राज जी आगे आ साहिल से कहते हैं, साहिल तुम सुहाना के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी पत्नी है बेटा। आशी एरोजेंटी राज जी से कहती हैं, ये क्या कह रहे हैं आप पापा जी? ये शख्स जो अपनी वाइफ को चोट पहुंचा सकता है, वो उससे आगे बढ़ने में हिचक भी नहीं सकते। करण आशी की ओर आंखों से इशारा करता है, साहिल को बातों में उलझाकर रखने के लिए। करण धीरे धीरे से साहिल की नजरों से बच साहिल की ओर बढ़ रहा था। साहिल आशी की बात का जवाब देते हुए कहता है, सही कह रही है तू, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये जिए या मरे। इतना कह साहिल सुहाना की गर्दन पर चाकू की पकड़ को मजबूत कर देता है। चाकू की पकड़ गर्दन पर कसते ही सुहाना की दर्द से भरी आह निकल जाती है। राजजी साहिल के सामने अपने हाथ दिखा साहिल को कुछ गलत ना करने से रोकते हुए कहते हैं, साहिल ये गलत है, तुम ये गलत कर रहे हो। सुहाना को नुकसान पहुंचाने से कुछ ठीक नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। अर्जुन राजजी से कहता है, पापा पत्थर पर सर क्यों फोड़ रहे हैं आप? इन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। जब ये 6 सालों में नहीं बदले तो आपको 6 मिनट का लेक्चर सुनकर यह कैसे बदल सकते हैं? करण धीरे धीरे झाड़ियों में छिपता हुआ साहिल के करीब पहुंच जाता है, और साहिल के करीब जाने के बाद करण आदि से आंखों से इशारा करता है। आदि वापस अपनी गर्दन हिला देता है। आदि साहिल का ध्यान भटकने के लिए साहिल से कहता है, भाई आप ये गलत कर रहे हैं, क्यों कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं? चुपचाप से सरेंडर कर दीजिए वरना आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। आदि की बात सुनकर साहिल चाकू को सामने की ओर करता है, और आदि के पीछे खड़े पुलिस ऑफिसर से कहता है, तुम लोग मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे, कभी नहीं, और मैं जेल कभी नहीं जाने वाला। साहिल ने इतना ही कहा था कि करण आगे बढ़कर झपट्टा मारते हुए चाकू साहिल के हाथ से लात मारकर नीचे गिरा देता है, और सुहाना को आशिकी और बाकी लोगों की ओर धक्का दे देता है। इतनी जल्दी हुए इस क्रिया को ना ही सुहाना और ना ही साहिल कोई भी नहीं समझ पाता। सुहाना को जैसे ही आशिकी और करण बचाव के लिए धकेलता है, सुहाना पत्थर से टकरा कर गिरने को हो जाती है, लेकिन आशी मजबूती से सुहाना को पकड़कर गिरने से बचा लेती है। सहारा देकर आशी सुहाना को ठीक से खड़ा करती है। सुहाना अंदर तक से हर उठी थी। सुहाना के हाथ पांव कांप रहे थे। सुहाना का शरीर से डर से ठंडा पड़ चुका था। सुहाना आगे बढ़ आशी को गले लगा लेती है। साहिल और करण के बीच में भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। आदि और बाकी पुलिस वाले भी इस फाइट में कूद पड़ते हैं।
पुलिस वाले आदि को इशारा कर साहिल को जाकर पीछे से दबोच लेते हैं। साहिल खुद को छुटाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, अपने हाथ पैर अलग अलग डायरेक्शन में उछाल रहा था। पुलिस वाले साहिल को पकड़ कर ले जाने लगते हैं। साहिल की नज़र इंस्पेक्टर की बेल्ट पर लगी रिवॉल्वर पर आकर अटक जाती है। साहिल एक झटके से बंदूक को निकाल लेता है, पुलिस वाले को धक्का दे और एक हवा में फायर कर देता है। एक गन शॉट की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज जाती है। साहिल बंदूक को सामने की ओर तान कर खड़ा हो जाता है। अपना बंदूक वाला हाथ को सामने की ओर खतरनाक तरीके से लहराते हुए साहिल पीछे को जाता है, लेकिन पीछे से आशिया साहिल के हाथ से बंदूक छीनकर एक साहिल पर पॉइंट करके खड़ी हो जाती हैं। आदि आशी से कहता है, भाभी प्लीज ये गन इन्हें दे दीजिए। इंस्पेक्टर की ओर इशारा करता है, हम सब हैंडल कर देंगे। इतना कह आदि और पुलिस ऑफिसर्स आशी के पास आ जाते हैं। आदि की बात पर आशी का ध्यान भटक जाता है और साहिल झपटा मारकर आशी से पिस्टल छीन लेता है और आशी पर पॉइंट कर खड़ा हो जाता है और अपनी गर्दन को झटकाते हुए कहता है, ये पीछे हटो सारे। इतना कह आशी पर गन पॉइंट कर देता है और आशी से कहता है, एक गोली तेरे सीने से आर पार कर देता हूँ, इसके बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा। साहिल गन के ट्रिगर पर उंगली रख देता है और एक गन शॉट की आवाज़ उस टेंस्ड माहौल में गूंज जाती है। रोनी का बंगलो। नाज डाइनिंग टेबल पर बैठी अपनी ही सोच में गुम थी। तभी रोनी किचन से निकलकर आता है। रोनी के हाथ में खाने की ट्रे थी। रोनी उस ट्रे को नाज के सामने टेबल पर रख देता है और नाज से कहता है, ये तुम्हारा पसंद का सारा खाना बनाया है। इतना कह रोनी नाज के सामने पंजों के बल बैठकर नाज का हाथ थाम कर कहता है, सॉरी नाज, मैंने आज से पहले जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, तुम्हें टॉर्चर किया, उसके लिए। इतना कह रोनी का गला भर आता है। नाज नम आंखों को लिए कंफ्यूजन से रोनी को देख रही थी। नाज रोनी से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम दो चेहरे लिए क्यों घूम रहे हो? शादी से पहले तुम्हारा अलग चेहरा था जो प्यार और साथ के दावे कर रहा था, शादी के बाद एक अलग जो रिवेंज के लिए मुझे टॉर्चर कर रहा था, और आज मुझे फिर से वो शादी से पहले वाला रोनी नजर आ रहा है। प्लीज़ 2 दिन बाद फिर से अपने इस बुरे वाले चेहरे को बाहर मत लाना, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। इतना कह नाज सुबकने लग जाती है। रोनी नाज के आंसू साफ करते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब जो हूँ हमेशा तुम्हारे सामने ऐसा ही रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा हमेशा। इतना कह रोनी एक चेयर नाज के करीब कर बैठ जाता है और एक बाइट तोड़कर नाज की ओर निवाला करते हुए कहता है, बाकी बातें बाद में, पहले तुम खाना खाओ। रोनी बड़े ही प्यार से नाज को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। रोनी ने अपने मन में ठान लिया था कि अब वह अपने भाई के साथ किसी भी गलत काम हरगिज नहीं करने वाला, बल्कि नाज को प्रोटेक्ट कर उस एक्सीडेंट के प्रूफ इकट्ठा करने वाला है। नाज बिना कुछ बोले बस रोनी के हाथ से खाना खा रही थी। नाज इसी सोच में गुम थी कि उसे रोनी को माफ़ करना चाहिए या नहीं। वैसे इतनी आसानी से तो नहीं करने वाली नाज रोनी को माफ़। अपने एक एक पसीने और आंसू के लिए रोनी को मजा जरूर चखाने वाली है। अभी रोनी ने नाज को नहीं बताया था कि नाज प्रेग्नेंट हैं। रोनी नाज को खाना खिलाकर झूठे बर्तन लेकर किचन की ओर जाने लगता है तो नाज रोनी का हाथ पकड़कर रोनी को रोककर अपनी जगह से खड़ी हो रोनी को गले लगाकर रोने लग जाती है। रोनी इन बर्तन को वापस टेबल पर रखकर नाज के बोलों को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ नाज? नाज सुबकते हुए कहती हैं, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया ना तो सच कहती हूँ तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। रोनी को नाज की बात सुन हल्की सी स्माइल कर कहता है, अगर मैं अब आगे से तुम्हें पनिश करूँ तो तुम अगर मेरी जान भी लोगी ना तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना कह रोनी अपनी पकड़ नाज पर कस देता है। रोनी नाज से आगे कहता है, हमें कल हॉस्पिटल जाना है, अब तुम जाकर रेस्ट करो, मुझे कुछ काम से जाना है। रोनी नाज को रूम में छोड़कर घर से बाहर चला जाता है। नाज अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर कैसे रिएक्ट करेगी? गोली आशी पर चली है या किसी और पर? कहा गया है रोनी इतनी रात को। एपिसोड 107 सुहाना जेल। रोनी अपनी कार ले बंगलो से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद रोनी एक दूसरे भव्य बंगलो के बाहर अपनी कार रोकता है। वो सफ़ेद बंगलो चांद की रोशनी में चमक रहा था। गार्डन में सफ़ेद चमेली और गुलाब के फूल इस बंगलो को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे, जो उस बंगलो की शोभा को बढ़ा रहे थे। बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन जिसका झिमझिमाता पानी चांद की रोशनी में मोती की तरह चमक रहा था, जो उस राजसी माहौल में 4 चांद लगा रहा था। रोनी अपनी कार से उतरकर बंगलो के अंदर चले जाता है। बंगलो में इस समय हल्की येलो डिम लाइट ऑन थी। एक लड़का सीढ़ियों से उतरते हुए रोनी को ताना मारते हुए कहता है, क्या बात, आज मेरा छोटा भाई आज एक लड़की के लिए अपने बड़े भाई से लड़ने आ गया? सामने खड़ा लड़का अपनी बात को सही करते हुए कहता है, नहीं नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए। एक पिता का प्यार उमड़ रहा है। सही कहा ना मैंने रोनी। रोनी अपने भाई को समझाने की कोशिश कर अपनी बात रखते हुए कहता है, भाई आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मिस जिंदल ने वो एक्सीडेंट नहीं किया।
आप एक बार सच जानने की कोशिश तो कीजिए। आप एक बार कोशिश तो करिए। आरआर के सामने सच जरूर खुलकर आएगा। जितना हमें दिख रहा है सच इतना आसान नहीं है। ऋषि रावल रोनी चारों ओर घूमकर एक धूर्त मुस्कान के साथ कहता है, कहीं बीवी के साथ 7 साली पर तो प्यार नहीं उमड़ रहा। ये सुनते ही रोनी की मुठ्ठियां कस जाती है और हाथ की नसें उभर जाती है। रोनी ऋषि से कहता है, भाई आप मेरे और मिसेस जिंदल के रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूं। मुझे लगा कहीं तुम साली आधी घरवाली कहावत को लेकर सीरियस तो नहीं हो गए। ऋषि रोनी को टीज करते हुए कहता है। रोनी फ्रस्ट्रेशन में कहता है, भाई प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। ऋषि सर्द आवाज में कहता है, तुझे मेरी बातें बकवास लग रही है और मुझे तेरी हरकतें। रोनी मैं बस ये करने आया हूं। आज के बाद ना मैं आपकी कोई बात मानूंगा और ना ही आपको नाज को अब और टॉर्चर करने दूंगा। इतना कह रोनी वहां से चला जाता है। रोनी के जाने के बाद ऋषि खुद से कहता है, तू टेंशन मत ले छोटे, अब मैं तेरी नाज को टॉर्चर नहीं करूंगा, बल्कि उसका इस्तेमाल कर जिंदल से सब कुछ छीन लूंगा। ये कहता ही एक केवल मुस्कुराहट हंसने लगता है। साहिल आशी पर बंदूक तानकर खड़ा था और फिंगर ट्रिगर पर थी। माहौल पूरा तनाव से भरा था। सभी की नजरें साहिल की फिंगर पर टिकी थीं। साहिल ट्रिगर को प्रेस करने के लिए पीछे की ओर प्रेस करता है। एक गन शॉट की आवाज पूरे शांत वातावरण में गूंज उठती है। साहिल के हाथ से पिस्टल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। साहिल एक झटके के साथ नीचे गिर जाता है। साहिल के ठीक पीछे सुहाना अपने आंखों में आंसू और दोनों हाथों से पिस्टल तानकर खड़ी थी। गोली आशी को नहीं बल्कि साहिल को लगी थी, वो भी सुहाना की पिस्टल से जो सुहाना ने आशी की कार से निकाली थी। बिना कुछ भी सोचे समझे आशी को बचाने के लिए साहिल पर चला दी थी। सुहाना आंखों में आंसू लिए अपने हाथ से पिस्टल को जमीन पर छोड़ देती है और खुद भी वही घुटनों के बल झटके के साथ बैठ जाते हैं। सुहाना के इस स्टेप से वहां खड़े सभी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सुहाना यूं बिना कुछ भी सोचे समझे साहिल पर गोली चला दे। सभी गहरे सदमे में थे। आशी खुद को उस सदमे से निकालकर सुहाना के पास तेज कदमों से जाकर सुहाना को गले लगा लेती है। आशी को अपने दिल पर एक भार बोझ महसूस होता है। आशी गिल्ट और ग्रेटिट्यूड से भर उठती है। आशी सुहाना के हाथों को थाम अपने फोरहेड पर रखकर कहती है, थैंक यू भाभी, मुझे जिंदगी देकर आपने जिंदगी भर का एहसान किया है जो मैं मरते दम तक नहीं चुका सकती। आशी के कहते समय शब्द लड़खड़ा रहे थे। सुहाना के चेहरे पर दर्द और पीड़ा के भाव के साथ आंखों में एक भयानक चमक थी। सुहाना आशी से कहती है, तुम थैंक्स क्यों कर रही हो? शायद जो इन्होंने साहिल ने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा इन्हें मेरे हाथों ही मिलनी थी। सुहाना के शब्द कांप रहे थे। चाहे जो भी हो, अपने ही हाथों अपने पति को मारना किसी औरत के लिए आसान नहीं होता। पुलिस ऑफिसर्स आगे बढ़ साहिल की पल्स चेक कर आदि की ओर अपनी गर्दन नामे हिला देते हैं, जिसका मतलब साफ था कि साहिल अपनी आखिरी सांसें ले चुका है। आदि आगे बढ़ अपने हाथ से साहिल की आंखें बंद कर देता है। पुलिस ऑफिसर्स उस स्थिति से पूर्ण रूप से अवगत थे। ऑफिसर्स सुहाना की ओर सुहाना को अरेस्ट करने आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी दोनों आशी और सुहाना की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच तनाव स्पष्ट था। उस तनाव को महसूस कर बाकी सभी उनकी भावनाओं की गहराई को महसूस करते हुए चुप रहे। न जाने कैसे उनके बीच में कुछ कहा जाए, किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक ऑफिसर आगे बढ़ सुहाना के पास से आशी की पिस्टल को उठा लेता है और आदि की ओर देखकर कहता है, सर प्लीज कोऑपरेट कीजिए। आदि करण की ओर देखता है। करण आदि की बात को समझ आशी के पास जा उसे सुहाना से अलग करता है और पुलिस ऑफिसर्स आगे बढ़ सुहाना को अपने साथ कोऑपरेट करने को कहते हैं। सुहाना को आदि सहरा देकर खड़ा करता है। पुलिस ऑफिसर्स सुहाना को अपने साथ ले जाने लगते हैं। एक लेडी कांस्टेबल भी बैकअप टीम में आई थी। जैसे ही पुलिस सुहाना को ले जा रही थी, आशी की निगाहें सुहाना का पीछा कर रही थी। उसके चेहरे पर अफसोस और दुख का मिश्रण झलक रहा था। आशी जानती थी कि सुहाना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, लेकिन आशी इसका एहसान कैसे चुकाएगी, कैसे इस नुकसान की भरपाई करेगी? आशी के जहन में तो बस यही सब चल रहा था। सुहाना को पुलिस अपने साथ और साहिल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। कुछ देर बाद सभी पुलिस स्टेशन में थे। आशी इंस्पेक्टर से आयु करते हुए कहती हैं, आप भाभी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, जबकि आप सभी ने देखा है कि उन्होंने मेरे डिफेंस में गोली चलाई थी। ऐसे कैसे आप उन्हें अंदर कर सकते हैं? इंस्पेक्टर देखिए मैम, हम अपना काम कर रहे, गिल्टी और नॉट गिल्टी प्रूफ करना, पनिश करना कोर्ट का काम है। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और कोर्ट अपनी करेगा। आप अपने लॉयर को रेडी रखिए। आशी सर्द आवाज में कहती है, ये गलत कर रहे हैं आप, मेरा लॉयर ही आपसे बात करेंगे। इंस्पेक्टर आदि से कहता है, सर प्लीज अपनी फैमिली को समझाइए। आशी सुहाना के सेल की ओर जा सुहाना से कहती है, भाभी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं, आप हौसला रखिए। सुहाना तो गहरे सदमे में थी। उसे आशी की बातें मानो कुछ सुहानी ही नहीं दे रही थी।
सुहाना तो किसी बर्फ के टुकड़े की तरह जमी सी दीवार के सहारे बैठी थी, अपने होश, अपनी सोचने की क्षमता खोकर। सुहाना में आशिक को बचाने के लिए साहिल पर गोली चला तो दी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं सुहाना के माइंड पर इस चीज का गहरा असर पड़ा था। सुहाना पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि जो भी हो उसने अपने ही हाथों से अपने पति का खून किया है। कुछ देर बाद एक आदमी ब्लैक कोट पहने पुलिस स्टेशन में अंदर आता है, जिसकी उम्र लगभग 50 के करीब होगी। वो उम्र के साथ साथ तजुर्बा भी लिए हुए थे। उनके आगे के बाल सफ़ेद और हल्की चेहरे पर झुर्रियां थी। आशी के पास आकर ग्रीट करता है और आशी से कहता है, मिस जिंदल, कोर्ट के ओपन होते ही हम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें सुबह तक वेट करना होगा। ऐसी लोहे की और फ्रस्ट्रेशन से चिल्लाते हुए कहती हैं, सुबह तक? मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती, कुछ भी कीजिए सर, बट सुहाना भाभी को जेल से बाहर निकालो। लॉयर आशी को समझाते हुए पोलाइटली कहता है, मिस जिंदल समझने की कोशिश कीजिए, हमें कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना होगा। रात तो मिसेस सुहाना को जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू, सुबह होते ही सुहाना जी को बेल मिल जाएगी। आशी लॉयर से फिर से कुछ कहने को होती है, तभी आशी को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। वहां करण खड़ा था। करण आशी को कंधे पर हाथ रख आशी को शांत रहने का आंखों से इशारा करता है और आशी को अपनी ओर टर्न कर कहता है, आशी मैं समझूं सू, तन्ने बुरा लागे स कि सुहाना भाभी आज जेल में सतो, किते ना किते तू इसका जिम्मेदार खुद ने समझे स, क्योंकि उनने तेरे ती बचान खातर इतना बड़ा कदम उठाया, अपने ही हाथा तय अपना सुहाग उजाड़ दिया। लेकिन तू समझन की कोशिश कर, आपा ने आज की रात तो इंतजार करना पड़गा। आशी मैं समझता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है कि सुहाना भाभी आज जेल में है, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार तुम खुद को समझ रही हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए इतना बड़ा कदम लिया, अपने ही हाथों से अपने सुहाग को उजाड़ दिया। लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, हमें आज की रात तो इंतजार करना ही पड़ेगा। लॉयर करण के आशी के समझने की कोशिश देख एक हल्की सी स्माइल कर कहता है, हम सब जरूर सुहाना जी को बेल दिला पाएंगे। इतना कह लॉयर करण और आशी को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। आशी नम आंखों से कहती हैं, लेकिन करण। आशी की आंखों में पीड़ा, सुहाना के लिए हमदर्दी, गिल्ट साफ दिखाई दे रही थी। आशी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। आशी करण को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी नज़र सुहाना के लिए महसूस होने वाले दर्द और चिंता को व्यक्त करती है। वह सुहाना के बलिदान के प्रति गिल्ट और उसमें अपनी असहायता के बीच उलझा हुआ महसूस कर रही थी। करण आशी के आंसुओं को नोटिस करता है और धीरे से अपने अंगूठे से उन्हें पोंछ देता है। अरे एब्रोवे मत आशी, आपा सुहाना भाभी ने आड़े तय जरूर निकालागे, मैं वादा करूसू, और आपा सुहाना भाभी की गैल मिल के रहेंगे, हर कदम पर उनका समर्थन करेंगे। अरे रो मत आशी, हम सुहाना भाभी को यहाँ से जरूर निकाल लेंगे, मैं वादा करता हूँ, और हम उसके साथ रहेंगे, हर कदम पर उसका समर्थन करेंगे। आशी ने सिर हिलाया। करण के साथ उसे आराम महसूस हुआ। साथ में वे उत्सुकता से सुबह होने का इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सुबह सुहाना को बेल मिल जाएगी। राज जी आदि से कहते हैं, आदि बेटा तुम भी तो पुलिस वाले हो, तुम भी वहां मौजूद थे, समझते हो ना कि सुहाना ने आशी को बचाने के लिए ऐसा किया। आदि राज जी को सांत्वना देते हुए कहता है, बड़े पापा, कानून को फॉलो करना होगा, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। मैं पुलिस वाला हूं तो क्या हुआ, रूल्स तो रूल्स होते हैं बड़े पापा, जो सबके लिए बराबर है। अर्जुन, लेकिन भाई सुबह तो हम सुहाना भाभी को बैल पर बाहर निकाल लेंगे ना। आदि अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए कहता है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या होगा जब रत्ना देवी को पता चलेगा? साहिल की मौत का क्या करने वाला है ऋषि? एपिसोड 108 झूठे दिलासे की जरूरत नहीं। अब आगे। चौधरी निवास। सुबह हो चुकी थी, लेकिन अभी तक ना कोई हवेली आया था और ना ही हवेली में कोई खबर की थी। धीरे धीरे कर नीति और सिमरन जी, संदीप जी लिविंग एरिया में आते हैं तो देखते हैं कि रत्ना देवी अभी भी सोफे के सहारे बैठे बैठे ही सो गई थी। उनके चेहरे पर आंसू के निशान सूख चुके थे। साफ पता चल रहा था कि वह बीती रात कितना रोई होगी। सिमरन जी और नीति किचन में जाकर सभी के लिए चाय बनाती है और सिमरन जी एक कप चाय रत्ना देवी के लिए लेकर आती है और उनके पास पंजों पर बैठकर उन्हें कंधे से पकड़कर हिला उठाते हुए कहती है, दीदी चाय पी लीजिए। रत्ना देवी जैसे ही उठती है अपनी लाल आंखों से सिमरन जी को घूर कर देखती है और उसके हाथ का झटकते हुए उसके हाथ से चाय के कप को नीचे फर्श पर पटकते हुए कहती है, तुम्हारा बेटा और बहू मेरे बेटे को सजा दिलाने पर तुले हैं और तुम मुझे यहाँ चाय देने आए हो। तुम्हारी नजरों में इतना सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है, शर्म नहीं आती? उधर तुम्हारे बेटे और बहू मेरे बेटे को सजा दिलाने पर तुले है और तुम हो कि यहाँ मेरे सामने बैठकर मुझे चाय लो, खाना ले लो, ये कैसे कहने आए हो? मुझे कोई तुम्हारे इस झूठे दिलासे की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। पीछे से नीति आते हुए कहती है, हाय हाय जीजी, गलती तो आपके बेटे की ही है ना, कोई महान काम नहीं किया है, उसने आशी के साथ गलत किया और उसे गलत की सजा तो उसे मिलकर रहेगी। आप नहीं दिलाएंगे तो क्या हुआ, एक ना एक दिन भगवान जरूर देंगे।
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भले ही आशी को 6 साल लग गए हो अपने मुजरिम को ढूंढने में, लेकिन अब ढूंढ लिया है तो उसे सजा भी मिलेगी। रत्ना देवी की आंखें गुस्से से भर जाती है। नीति सिमरन जी को खड़ा करते हुए कहती हैं, हाय हाय जेठानी जी, आप क्यों इन पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चलिए। इतना कह नीति सिमरन जी को अपने साथ रूम में ले जाती है। नीति का कमरा। संदीप जी इधर से उधर टेंशन में चक्कर लगा रहे थे। वो बार बार राज जी और करण के पास कॉल कर रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। नीति और सिमरन जी उनके सामने सोफे पर बैठे थे। सिमरन जी कहती है, देवर जी मेरा तो मन घबरा रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। नीति कहती है, हाय हाय जेठानी जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, सब ठीक होगा। तभी बाहर सायरन की आवाज़ सुनाई देती हैं। सभी के दिल एकदम से दहक जाते हैं। सिमरन जी और नीति एक झटके के साथ खड़े होकर एक दूसरे को घबराहट और परेशानी से देखते हैं और तीनों ही घर से बाहर आ जाते हैं। रणधीर चौधरी वहां पहले से ही खड़े थे। वहां हवेली के बाहर गार्डन में एक एम्बुलेंस और कुछ पुलिस की गाड़ियां थी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। एम्बुलेंस में सफ़ेद कपड़े से ढकी एक डेड बॉडी को निकालकर बाहर गार्डन में रख दिया जाता है। सिमरन जी, नीति और संदीप जी बाहर आकर जब ये नज़ारा देखते हैं तो तीनों ही सदमे में पहुंच चुके थे। सिमरन जी की तो दिल की धड़कनें मानो थम सी गई थी। उनके मन की बेचैनी एक इतने बड़े हादसा में बदल जाएगी ये उन्होंने नहीं सोचा था। सिमरन जी की नज़रें आशी, करण, आदि और बाकी सभी को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस, हॉस्पिटल स्टाफ और रणधीर चौधरी के सिवा वहां कोई भी नहीं था। अपने दिल की बढ़ती धड़कनें और सांसों को थामते हुए सिमरन जी धीरे कदमों से इस डेड बॉडी के पास चलकर आती है। सिमरन जी नीचे बैठकर उस डेड बॉडी पर से सफ़ेद चादर को हटाकर देखती है तो उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो लड़खड़ा कर गिरने को होती हैं तो नीति पीछे से आ उन्हें सहारा देकर ठीक से बैठा उनके कंधे पर हाथ रख उन्हें सांत्वना देती है और अपने पीछे खड़ी रत्ना देवी की ओर इशारा करती है। रत्ना देवी की तो आंखें हैरानी से फैल जाती है। रत्ना देवी जैसे ही थोड़ी आगे आ उस लाश का चेहरा देखती है तो लड़खड़ा जाती हैं। उनकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन उनके गिरने से पहले ही आदि उन्हें गिरने से थामकर बचा लेता है। आदि रत्ना देवी को घुटनों के बल बैठ अपनी गोद में उनका सर रखते हुए उनके चेहरे को थपथपाता है और नीति जी से कहते हैं, माँ पानी लाओ। नीति अंदर जाकर जल्दी से एक गिलास में पानी लेकर आती है और रत्ना देवी के चेहरे पर छिड़कने लग जाती है। रत्ना देवी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल होश में वापस आती है तो आते ही जैसे ही अपने करीब आदि को देखती है तो ठीक से बैठ आदि को दूर धक्का देते हुए कहती है, मेरे बेटे को मार दिया ना तुम लोगों ने मिलकर, दे दी उसे सजा, उसकी जिंदगी छिनकर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, मेरा इकलौता बेटा मार दिया तुम लोगों ने। इतना कहते ही रत्ना देवी अपनी छाती पर जोर जोर से मारते हुए रोने लग जाती है। तभी दूसरी गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें से आशी, करण और अर्जुन और सुहाना नीचे उतरते हैं। सुहाना को बेल मिल चुकी थी। सुहाना तो एकदम सुन खड़ी थी। सुहाना को आशी सहारा देती है और कार से उतरकर अंदर घर में ले जाने लगती है। जैसे ही रत्ना देवी आशी को देखते हैं तो अपनी जगह से खड़ी हो आशी की गाल पर एक तमाचा जड़ देती है। आशी का चेहरा एक ओर को झुक जाता है। रत्ना देवी लाल आंखों से सुलगते हुए कहती हैं, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरे कारण आज मेरे बेटे की लाश इस बुढ़िया की आंखों के सामने पड़ी है। इस बुढ़ापे में अपने जवान बेटे की लाश देखी है। मैं तुझे बददुआ देती हूँ, तू तो कभी खुश नहीं रहेगी, ये बददुआ है मेरी। अर्जुन आशिक के सामने आते हुए रत्ना देवी की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, खबरदार अगर मेरी भाभी पर हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़े हैं। गलती तो आपके बेटे की है ना, बिगाड़ा तो आपने अपने बेटे को, और जिसमें आपका साथ इस रणधीर चौधरी ने भी दिया था। अगर 6 साल पहले ही साहिल भाई, अर्जुन एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, छी छी छी, घिन आती है मुझे इसे अपना भाई कहते हुए। अगर साहिल को 6 साल पहले अगर रणधीर चौधरी ने सजा दिला दी होती तो आज ये दिन देखने की आपको नौबत नहीं आती। करण अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा करता है। रणधीर चौधरी एकदम शांत खड़े थे। वो अपनी खामोशी तोड़ते हुए राज जी और संदीप जी से कहते हैं, साहिल के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू करो। थोड़ी देर बाद हवेली के आंगन में साहिल की लाश के सामने साहिल की फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। एक और सफ़ेद कपड़ों में मर्द और एक और सभी औरतें बैठी थी। साहिल के बॉडी के सामने सुहाना बेजान सी बैठी थी। सिमरन जी सुहाना के बगल में आकर बैठ जाती है और सुहाना का हाथ थाम उसकी चूड़ियों को एक खनन की आवाज़ के साथ तोड़ देती है और सुहाना की मांग में लगा सिंदूर पोंछ देती है। उधर कमरे में आशी अनवी को गोद में लिए इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। अनवी जोर जोर से रो रही थी। अनवी अपनी मम्मा के लिए रो रही थी। अब आशी उसे उसके मम्मा और पापा कहाँ से ला कर दे। कैसे इस छोटी सी बच्ची को समझाएं कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और मम्मा मेंटली ट्रॉमा में चली गई कि इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसने किसी का मर्डर कर दिया।
कुछ सोचने समझने करने की हालत में नहीं है सुहाना। करण आशी की गोद से अनवी को लेकर बालकनी की ओर आ जाता है और अनवी के साथ बातें करने लग जाता है। कभी अनवी को बर्ड्स दिखता है तो कभी फ्लावर्स दिखाकर अनवी का ध्यान भटकाता है कि कैसे ही अनवी खेल में लग जाए और अपनी मम्मा से मिलने की जिद करनी छोड़ दे। थोड़ी देर के लिए अनवी शांत हो जाती हैं। करण अनवी को आशी के पास बैठाकर नीचे लिविंग एरिया में चला जाता है और गांव वाले और बाकी सभी के साथ मिलकर साहिल के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लग जाता है। अभी तक किसी को भी घर में यह नहीं बताया गया था कि साहिल को गोली सुहाना ने मारी थी या साहिल की डेथ कैसे हुई। सभी साहिल की डेड बॉडी को लेकर शमशान घाट की ओर चले जाते हैं और सारे विधि विधान से साहिल का अंतिम संस्कार कर सभी लोग वापस घर आ जाते हैं और हवेली के अंदर जाने से पहले अपने हाथ पैर धोकर फिर अंदर जाते हैं। दूसरी ओर नाज को दिखाया जाता है जिसे अस्पताल में डॉक्टर फुली बॉडी ट्रीटमेंट चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर सोनोग्राफी करते समय नाज से कहती है, देखिए श्रीमती रावल, आपको अपना ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस कंडीशन में आपको और भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। नाज डॉक्टर की बात को बीच में काटते हुए कन्फ्यूजन से कहते हैं, इस कंडीशन से आपका कहने का मतलब क्या है डॉक्टर? डॉक्टर हैरानी से नाज की ओर देखकर कहती है, क्या तुम्हें मिस्टर रावल ने नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनते ही तो नाज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। नाज तो सदमे में पहुंच जाती है और डॉक्टर को हैरानी, खुशी, परेशानी और एक दर्द से मिले जुले भाव से देख रही थी। खुशी कि वह प्रेग्नेंट है और दर्द और परेशानी इसलिए कि उसे तो पता ही नहीं कि इस बच्चे का बाप कौन है। क्या रोनी इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा? न जाने नाज के मन में ऐसे हजारों ख्याल पकने लग जाते हैं। डॉक्टर नाज को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए कहते हैं, आपको इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। आपका बेबी बहुत ज़्यादा, आपकी बेबी की ग्रोथ बहुत ही लो है। मैं कुछ मेडिसिन और डाइट चार्ट बनाकर आपको देती हूँ, आप उसे फॉलो करना और कंप्लीट बेड रेस्ट लेना। सोनोग्राफी रूम से डॉक्टर बाहर निकाल कर आती है तो सामने डॉक्टर की टेबल के पास चेयर पर रोनी बैठा था, जो कि डॉक्टर को देखते ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और परेशानी और चिंता के मिले जुले भाव लिए डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मेरी वाइफ और बेबी दोनों ठीक तो है ना? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना प्रेगनेंसी में? नाज भी रोनी के बगल वाली चेयर पर आकर बैठ जाती हैं। डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठते हुए रोनी को शांत करवाते हुए कहते हैं, रिलैक्स कीजिए मिस्टर रावल, आपको सावधानी और एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है। बेबी ग्रोथ लो है लेकिन ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। मिसेस रावल को कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है और स्ट्रेस से प्लीज़ दूर रखेगा इन्हें। इतना का डॉक्टर मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन और एक डाइट चार्ट बनाकर रोनी की ओर बढ़ाते हुए कहती है, प्लीज़ इसे फॉलो कीजिएगा टाइम टू टाइम ताकि आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस ना आए। दोनों ही डॉक्टर के केबिन से बाहर आ जाते हैं। क्या होगा जब सबको साहिल की मौत का सच पता चलेगा? क्या आशी और करण मिलकर सुहाना और अनवी को संभाल पाएंगे? एपिसोड 109। मेरे पाठकों के लिए एक नोट, नत्तू का घर। नत्तू के यहाँ किसी को भी नहीं पता था कि बीती रात क्या कुछ हो गया था। नत्तू के मामा जी साहिल के अंतिम संस्कार से वापस आ घर के बाहर अपने हाथ पैर धोकर नहाने चले जाते हैं। श्री और देव आकाश जी का चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए थे। देव और श्री की हेल्प कर कार से आकाश जी को व्हीलचेयर पर बैठाकर घर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर रचना जी नत्तू को आवाज लगाकर कहती हैं, तेरे मामा जी आ गए, उनके लिए खाने का इंतजाम कर, सुबह से ठीक से कुछ नहीं खाया है उन्होंने। नत्तू किचन में खाना बनाने चली जाती हैं। रचना जी पीछे मुड़ती हैं तो वहां सामने देव, आकाश जी और श्री को देखकर उनके शब्द तेजी से फूट पड़ते हैं। समधन जी, क्या कहा डॉक्टर ने? समधी जी ठीक है ना? उनके शब्दों में आकाश जी के प्रति चिंता साफ झलक रही थी। देव आकाश जी की व्हीलचेयर को धकेलते हुए अंदर आता है और पीछे पीछे आते हुए श्री कहती हैं, आकाश जी ठीक है और डॉक्टर ने कहा है इनकी बॉडी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है, बहुत जल्द ये अपने पैरों पर खड़े होंगे। कुछ देर में सभी खाने के लिए बैठे थे। नत्तू जैसे ही खाने को किचन से लेकर आती है, उस खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। नत्तू सुरेश जी और देव, पार्वती जी, रचना जी को खाना सर्व कर श्री और आकाश जी के लिए डालकर श्री को देकर आती है, जो कि आकाश जी के पास बैठी थी। सभी का खाना पूरा होने के बाद सुरेश जी श्री और पार्वती जी से अपने भरे गले से साहिल की मौत का दुख जताते हुए कहते हैं, समधन जी, करण बाबा के भाई साहिल की मौत हो गई है। सुनने में आया है उन्हें गोली मारी गई है, पर किसने मारी ये नहीं पता। सभी सुरेश जी की बात सुन चौंक जाते हैं। सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। पार्वती जी श्री से कहती हैं, श्री हमें भी उनके दुख में शामिल होने जाना चाहिए, आशी उस घर की बहू है। श्री पार्वती जी की बात में हामी भरते हुए अपना सर हाँ में दिला देती हैं। उधर हवेली में सभी फ्रेश हो चुके थे, सभी अपने अपने रूम में थे। सिमरन जी और नीति सभी के लिए एक एक कर खाना उनके रूम में लेकर जाती है। सिमरन जी जब रत्ना देवी के लिए खाना लेकर जाती है, रत्ना देवी की आंखें ज्यादा रोने से सूजी हुई थी। रत्ना देवी जैसे ही सिमरन जी को देखती है। एपिसोड 110। क्या एक लड़की का रेप करना कोई अपराध नहीं? अब आगे हवेली में मातम पसरा हुआ था।
एक सन्नाटा, जिसे अनवी के मम्मा मम्मा की आवाज चीर रही थी। अनवी सुहाना के गोद में बैठ सुहाना के गालों को थपथपा रही थी, कभी सुहाना की नाक खींच रही थी। लेकिन इन सब का सुहाना पर कोई असर नहीं हो रहा था। सुहाना तो किसी मूर्ति की तरह जम चुकी थी। सुहाना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सुहाना का कोई रिएक्शन ना पाकर अनवी रोने लग जाती है। दरवाजे पर खड़े आशी और करण सब देख रहे थे। उन्होंने ही अनवी को सुहाना के पास भेजा था, ये सोच कि शायद सुहाना अनवी की आवाज़ सुन कुछ रिएक्ट करेगी, अपने सदमे से उबर जाए। अनवी को रोता हुआ देख आशी आगे आ अनवी को गोद में ले लेती है। आई चुप करवाने लगती है। आशी की गोद से अनवी सुहाना की गोद में जाने के लिए मचल रही थी, अपने हाथ पैर हवा में अलग अलग डायरेक्शन में चला रही थी। करण अंदर आ आशी की गोद से अनवी को लेकर चुप करवाने लगता है और अनवी को लेकर रूम से बाहर आ जाता है। लेकिन अनवी तो मानो चुप ही होने का नाम नहीं ले रही थी। नीति और निशी अनवी के लिए दूध बनाकर लाती है। निशी अनवी को करण की गोद से लेकर अनवी को ले जाकर एक साइड में लगे झूले पर बैठकर दूध पिलाने लगती है, लेकिन अनवी अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। आशी सुहाना के रूम से बाहर निकलकर आती है और अनवी को निशी की गोद से लेकर बाहर गार्डन में चली जाती है। आशी अनवी के साथ खेलने लग जाती हैं। गार्डन में जाकर अनवी फूलों को झेड़ने लग जाती है और चुप हो जाती है। आशी के पीछे निशी, नीति और करण भी आ चुके थे। अनवी को शांत खेलते हुए देख तीनों को ही राहत मिलती है। निशी आगे बढ़कर आशी को अनवी की दूध की निपल दे देती है। आशी वो निपल ले अनवी से बात करते हुए अपनी गोद में लेटाकर अनवी के मुंह में निपल लगा देती है। धीरे धीरे दूध पीते पीते ही अनवी नींद की आगोश में चली जाती है। आशी अनवी को देख अपना छोटा सा मुंह बना लेती हैं। नीति, करण आशी के दिल का हाल साफ समझ रहे थे। नीति आशी के पास आकर कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए कहती हैं, आशी अपना दिल छोटा मत करो, ये सब जो हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आशी अपना सर हाँ में हिला देती है। रत्ना देवी का कमरा। सिमरन जी उनको खाना खिलाने के लिए उनके रूम में खाना लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही रत्ना जी सिमरन जी को देखती है उनकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। अपनी सूजी और लाल हो चुकी आंखों से घूर कर देखते हुए कहती है, मेरे सामने आ भी कैसे सकती हो तुम? जिन बच्चों को तुमने और राज ने सर पर चढ़ा रखा है ना, इन्हीं बच्चों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। चली जाओ यहाँ से, ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी हमदर्दी की। सिमरन जी आगे आ कहती हैं, दीदी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या साहिल की बिल्कुल भी गलती नहीं है आपकी नज़र में? क्या एक लड़की का रेप करना कोई अपराध नहीं है? इतना कहते ही सिमरन जी की आंखें नम और गला भारी हो जाता है। सिमरन जी गहरी सांस ले आगे कहती हैं, बोलिए ना दीदी, क्या एक लड़की के आंसू, दर्द और तकलीफ आपके लिए कोई मायने नहीं रखते? पिछले 6 साल में आशी जिस दर्द से गुजरी है वह आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, और आज भी अगर आपका साहिल इस दुनिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं उसी की गलती है। सुहाना को जख्मी करने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा। सुहाना को अपनी ढाल बनाकर लेकर चला गया और आपको अभी भी मेरे बच्चे गलत नजर आ रहे हैं। आपके बच्चे की हरकतें अच्छी हैं, आपके लिए खाना रख कर जा रही हूँ, खाना हो तो खा लीजिएगा। इतना कह सिमरन जी खाने की प्लेट को टेबल पर रख देती है और पलटकर रूम से बाहर चली जाती है। रणधीर चौधरी का कमरा। सभी रणधीर चौधरी के कमरे में खड़े थे, शिवाय रत्ना देवी को छोड़कर। रणधीर चौधरी की आंखों में एक अलग ही खालीपन और बेचैनी साथ में नजर आ रही थी। रणधीर चौधरी तो आशी से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। आज उनका चेहरा साफ बयां कर रहा था, 6 साल पहले उन्होंने अपनी बेटी का भावनाओं में आकर जो साथ दिया था, आज उनका कहीं ना कहीं गिल्ट नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी रणधीर चौधरी अपना चेहरा सभी घरवालों से दूसरी और घूमकर खड़े थे और पूछते हैं, साहिल की मौत कैसे हुई? क्योंकि यह सवाल तो सिमरन जी, संदीप जी और नीति ये तीनों भी जानना चाहते थे। राज जी पूरी बात बता देते हैं, जो कुछ भी बीती रात हुआ था, कि कैसे आशी को बचाने के चक्कर में सुहाना ने साहिल पर गोली चला दी। ये सुनते ही नीति और सिमरन जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सुहाना इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। नेक्स्ट डे आशी रेडी होकर कंपनी जाने के लिए नीचे आती है, क्योंकि ऑब्वियसली आशी अपने ही गुनहगार की मौत पर शोक तो बनाने वाली नहीं है। आशी जैसे ही लिविंग एरिया में आती है, तभी सामने दरवाजे से श्री आकाश जी की व्हीलचेयर को धकेलते हुए आकाश जी और पार्वती जी अंदर आते हैं। क्योंकि उन्हें साहिल की मौत का पता चला था, इसलिए वह यहाँ पर शोक सभा में शामिल होने के लिए आ जाते हैं। लिविंग एरिया के बीचों बीच साहिल की फोटो लगी थी, जिस पर फूल माला टंगी हुई थी, और एक साइड में कुछ औरतें गांव की जिन्होंने घूंघट कर रखा था, और रत्ना देवी उनके बीच बैठी रो रही थी, और एक साइड में कुछ आदमी बैठे हुए थे। जैसे ही आशी की नज़र अंदर आते हुए श्री पार्वती जी और आकाश जी पर जाती है, तो आशी हैरानी से उन्हें देखकर उनके पास जाकर कहती है, आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्वती की आशी को जवाब देते हुए कहती हैं, आशी कैसी बातें कर रही हो? करण के भाई की डेथ हो गई और हम यहाँ शोक सभा में भी ना आए।
आशी की यह सब सुन गुस्से से मुठिया कस जाती है। आशी को गुस्सा आता है कि उसकी फैमिली एक ऐसे इंसान की शोक सभा में शामिल होने आई है जिसने 6 साल पहले आशी के साथ जुर्म किया था। आशी श्री को बाजू से पकड़कर साइड में लेकर आती है और एरोगेंटली कहते हैं, दादी पापा को यहाँ से लेकर जाए मिसेस जिंदल। श्री हैरानी से आशी को देखकर कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम उनके रिश्तेदार हैं तो हमें उनके सुख दुख में शामिल होना चाहिए। हम 2 दिन पहले आदि की शादी में शामिल हो गई और साहिल की मौत पर शोक भी ना जताए। आशी की गुस्से से मुट्ठी में उसके नाखून हथेली में चुभती जा रही थी। ऐसी आंखें भींचकर श्री से कहती है, मैं नहीं चाहती हूं कि आप एक ऐसे शख्स की शोक सभा में आए जिसने मेरे साथ 6 साल पहले वो सब किया था। इतना कहते ही आशी अपने आगे के शब्दों को रोक लेती है। श्री हैरानी से आशी को देखते हैं और श्री आगे बढ़ आशी के चेहरे को अपने हाथ में काम कर कहती है, क्या कह रही है? श्री की आंखों में नमी और एक चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। श्री भरे गले से आगे कहती हैं, वो सब करने वाला साहिल था। वह दोनों ही बेखबर कि उनके पीछे खड़ी है। उनकी सारी बातें पार्वती जी सुन रही है। तो दोस्तों आगे